केस। तो ये देखो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन है ना, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ मैनी एप्लीकेशन सच एज बायोफार्मास्यूटिकल्स, थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन। चलो, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ मैनी एप्लीकेशंस एज बायोफार्मास्यूटिकल्स, थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब ये बोल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी अपने पास एप्लीकेशंस होती हैं। क्या क्या एप्लीकेशन होंगी? पहली क्या होगी? बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं। फार्मास्यूटिक्स मतलब होता है दवाइयाँ बनना, है ना, मेडिकल्स की मतलब जो मेडिसिन होती हैं वो बनना, लेकिन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, है ना। तो बायो फार्मास्यूटिकल्स। दूसरा बोल रहे हैं थेरेपेटिक्स। थेरेपेटिक्स मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट करने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उनको बोल रहे हैं थेरेपेटिक्स। डायग्नोस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जो बीमारियों को पता लगाने के लिए टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, उसको बोलेंगे डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं सब चीज़ें। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जो क्या करें, जिनको अपन ने जेनेटिकली क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, है ना, वो वाली क्रॉप्स, है ना। फिर प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब क्या हो जाएगा? जिस फूड को अपन ने क्या कर रखा है, प्रोसेस करके रखा है। मतलब जैसे अपन कोई नई तरीके का फूड बना रहे हैं जिसमें क्या हो, कोई स्पेशल प्रोटीन ऐड किया हो या कोई विटामिन या मिनरल्स ऐड किए हो, ऐसा फूड प्रोसेस फूड। बायो रिमेडिएशन, है ना, इसका मतलब नहीं पता बायो रिमेडिएशन का, ठीक छोड़ो, इसको अपन एनालाइन कर लेंगे बाद में देखेंगे। वेस्ट ट्रीटमेंट। वेस्ट ट्रीटमेंट मतलब कोई वेस्ट कहीं बना है, उसको ट्रीटमेंट कैसे ट्रीट करेंगे ताकि वो कम से कम एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करे, है ना। एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में आ सकती हैं, है ना। ओके, तो ऑप्शन दे सकते हैं ये सारी चीज़ों का। अपन नॉर्मल नाम से समझ में आ रहा है ना, बायो लगा दिया किसी भी चीज़ के अंदर, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये तो नाम से समझ में आ रहा है वैसे सारे। ठीक, फिर ने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी हैज़ 3 क्रिटिकल रिसर्चेस एरिया। तो कौन कौन से 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया होंगे बायोटेक्नोलॉजी के? सबसे पहला तो बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कराना इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। तो सबसे पहले अपने पास कोई माइक्रोब हो या कोई एंजाइम, माइक्रोब या फिर कोई अपने पास क्या हो, एंजाइम हो, उसका यूज़ करके, मतलब उसको अपन क्या करें, उसको एंजाइम की तरह अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी माइक्रोब को या फिर किसी एंजाइम को अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने किसी प्रोसेस के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए अपन कैटलिस्ट की तरह यूज़ करना। तो प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट, अपन इसको फिलअप में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ डैश। अब यहाँ पे माइक्रो एंड प्योर एंजाइम लिखा, उसके लिए अपन क्या लगा सकते हैं, डैश लगा दो, है ना। मतलब माइक्रो और प्योर एंजाइम को अपन कवर कर देंगे। तो अपने जो निचोड़ की लाइन है उसमें अपन क्या करेंगे, जो अपने पास जो लाइन्स होंगी उसमें अपन क्या करेंगे, कहीं कहीं जगह पे कवर कर देंगे, उसको फिर बाद में फिल करना रहेगा। अब जैसे यहाँ पे करा, तो प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली। अब यूजुअली कौन हो सकता है, ए माइक्रोब हो सकता है या फिर प्योर एंजाइम हो सकता है, वहाँ पर आएगा ये, ठीक है, ये वर्ड यूजुअली। अब माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम, ठीक, ओके। एंजाइम का मतलब, कहने का मतलब ये कि अब इसने फिलअप मैंने छोड़ दिया, फिलअप में क्या भरना है अपन को, माइक्रोब भरना है वहाँ पर, या फिर कोई एक प्योर एंजाइम होना चाहिए जो अपन यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है पहला। दूसरा, अब जब फिलअप छोड़े हैं अपन ने, वो अपन भरेंगे ना दोबारा रिवीजन करने में, तो अपना बहुत जल्दी चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, बहुत जल्दी, है ना, और इफेक्टिव तरीके से हो जाएगा रिवाइज, है ना। तो देख लेंगे इसका। चलो अब दूसरा अपन देखते हैं, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन दूसरी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है, थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब देखो, कैटलिस्ट अगर एक्ट करेगा तो उसके लिए ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी जिससे वो अच्छे से काम कर सके, है ना, अच्छे से क्या वो कर सके, काम कर सके। जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना या पीएच को मेंटेन करना, वहाँ पर किस तरीके से टेम्परेचर, किस तरीके से पीएच रहेगा, उसको मेंटेन करना, ठीक है। तो ये सब के सब कहाँ, किसके अंदर आएंगे, अपने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। दूसरा आएगा बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के अंदर आएगा। फिर अपन देख रहे हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस।
तीसरा क्या है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई प्रोटीन। अब देखो मान लो अपन ने कोई एक प्रोसेस करी और उससे अपन ने एक प्रोटीन बना भी लिया, उस प्रोटीन को प्योरीफाई करके अपन को मार्केट में सेल करना पड़ेगा। तो प्योर करना, उस प्रोटीन को प्योर बनाना, ये काम आएगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में आएगा। ठीक, इतनी कहानी होगी। अब इन 3 लाइन से फिलअप पहला बनेगा क्या, माइक्रो और एंजाइम को अपन कवर कर देंगे, तो वो कर दिया था। ठीक है, दूसरा क्या बोला, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। तो दूसरा अपन ने क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन को कवर कर दो, हटा डैश। तो क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। फिर तीसरा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई। अब प्योरीफाई प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को डैश कर दो, ऐसे करके फिलअप में कन्वर्ट करेंगे ताकि लाइन अपन कंप्लीट कर रहे होंगे तो अपन दिमाग चलेगा उस तरीके से। ठीक, अभी तो समझ ले रहे हैं एक बार, है ना। चलो अब आ जाओ कहाँ आगे। अब यहाँ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, अब कोई प्रोटीन अपन बनाते हैं तो उसको अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसको प्योर करेंगे, मतलब अपन मार्केट में सेल करेंगे। फिर तो प्योरीफिकेशन करना, प्रोटीन का करना, हाँ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। फिर चलते हैं एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर। अब देखो सबसे पहले तो अपन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन देखना एग्रीकल्चर में, ना देखते हैं। 3 ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अपने पास फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के 3 ऑप्शंस हैं। पहला एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऐसा एग्रीकल्चर करना जो एग्रो केमिकल बेस्ड हो, मतलब केमिकल्स का यूज़ कर सकें, जिसमें अपन केमिकल्स का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, है ना। दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मतलब जिसमें अपन केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे, प्योर सिंपली जैसे ट्रेडिशनल करते थे, पहले करते थे वैसे करेंगे, कोई केमिकल का यूज़ नहीं करना। एंड थर्ड इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें अपन क्रॉप को जेनेटिकली इंजीनियर कर देंगे, मतलब उससे जीन्स में क्या कर देंगे, चेंज करके कोई नया जीन डाल देंगे उसमें, है ना। तो वो होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड। यस, तो ओके जेनेटिकली इंजीनियर्ड। अब तीसरा क्या है अपने पास, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब ऐसी क्रॉप जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो, मतलब उसके डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस किए हों अपन ने, ह्यूमंस ने उसके डीएनए के अंदर कुछ चेंज कर रखा है क्रॉप के अंदर, है ना। डाउट ले सकते हैं बीच में अपन, है ना, तभी तो मतलब अच्छा बनेगा सेशन थोड़ा सा। ओके, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर हो सकता है। तो ओवरऑल अपने पास 3 तरीके हैं, जिनमें से अपन इस चैप्टर में कौन सा पढ़ेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप पढ़ेंगे, क्योंकि वही अपना मेन मोटिव है इसका पढ़ने, इस चैप्टर को पढ़ने का, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हाँ इंजीनियर्ड इसलिए क्योंकि अपन इस चैप्टर से पहले जो चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी, उसमें अपन डीएनए के साथ छेड़खानी कर रहे थे, है ना। तो वो जो छेड़खानी करी है उसका असर यहाँ दिखेगा, मतलब एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में उसकी एप्लीकेशंस, है ना। तो वो अपन इसके बाद में देख लेंगे। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स हुज जीन्स आर अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। मतलब क्या, जी अब यहाँ से अपन फिलअप बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो GMO क्या होता है, सबसे पहले तो फिलअप में कन्वर्ट कर दो इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को फिलअप में। हाँ अब एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन आएगा, GMO क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होते हैं ये प्लांट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकती है, सबको मैं कवर कर रहा हूँ इन सबको, बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंजाई, या एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है जिनका अपन ने डीएनए चेंज किया है, जिनका जीन्स को क्या किया, अल्टर्ड, मतलब उनके डीएनए को चेंज कर रखा है अपन ने, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया मतलब उसमें अंदर, है ना। ओके, तो अपन ने इसमें फिलअप क्या भर दिया, देखो डैश GMO, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब GMO, और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर क्या होंगे, हाँ GMO ऑर्गेनिज्म। अब क्या हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकती है, या एनिमल हो सकता है जिनका जीन अल्टर्ड किया गया, अल्टर्ड मतलब प्लांट एनिमल्स, एनिमल जिनका जीन को क्या करा गया, अल्टर्ड किया, अल्टर्ड मतलब चेंज किया है, ठीक है। इतनी फिलअप बना ली अपन ने, मॉडिफाइड किया है। अब एडवांटेज उसके क्या है, अपन ने देखा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर बना है, प्लांट्स बना, सबसे अपन से प्लांट्स की बात करेंगे क्योंकि अपन एग्रीकल्चर में देख रहे हैं तो प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक। तो प्लांट्स के अंदर क्या एडवांटेज क्या होंगे, अब देखो इट मेक्स क्रॉप मोर टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस आता है प्लांट में, एबायोटिक स्ट्रेस मतलब सूखा पड़ता है या फिर कुछ भी चीज़ होती है, ठंड पड़ती है, उसके खिलाफ उसको रेजिस्टेंस बनाना। तो अपन क्या करेंगे, फिलअप में कन्वर्ट करना है अपन को उस लाइन को, तो अपन बोलेंगे इट मेक्स द प्लांट क्रॉप्स मोर टॉलरेंट, तो अपन टॉलरेंट को हटा देंगे यहाँ से, मोर व्हाट, इट मेक्स द क्रॉप मोर व्हाट
टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, है ना। तो अपन बोलेंगे मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, या फिर एक काम करो, एबायोटिक को भी हटा दो, एबायोटिक स्ट्रेस को भी हटा दो, ये दोनों चीज़ें अपन ने हटा दी, है ना। तो अच्छी क्रॉप को अच्छा स्ट्रेस के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा और वो है अपने पास पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होती हैं कुछ, जो पेस्ट से क्या करती हैं, लड़ सकती हैं, मतलब पेस्ट उनको नहीं खा पाएगा, ऐसा होता है, या पेस्ट अगर खा भी लेगा तो मर जाएगा, ऐसा होता है। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तो पेस्ट केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कौन कम करेगा, केमिकल पेस्टिसाइड का। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप तो हम बोलेंगे डैश रिड्यूस द यूज़ ऑफ, क्या होता है? पेस्ट मीन्स इंसेक्ट जो क्रॉप को खाते हैं। अच्छा, वो वाले इंसेक्ट, जी कुछ स्पेशल नेम है क्या इनका? हाँ, पेस्ट। बस ये। अब तीसरा, इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कभी कभी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब क्या होता है, वो केमिकल वाला क्या बोला था, पेस्ट टाइम तो क्या हुआ? में कीड़े नहीं लगेंगे जिन फसल में, उसको अपन को पेस्ट का यूज़ कम करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली केमिकल कम यूज़ होंगे उसमें, है ना, ये होता है। देन इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट। अब तीसरा एप्लीकेशन, ये एडवांटेज चल रहे हैं अपन को प्लांट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। पहले तो उन्होंने बोला कि ये प्लांट को स्ट्रॉन्ग बना देगा, दूसरा बोला केमिकल को कम यूज़ करना पड़ेगा, या रटने की जरूरत नहीं है अपन को, फिलअप में आए तो अपन कर सकें, ऐसा करना है अपन को, है ना। तीसरा, इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब फसल जब कट जाती है तो उसके बाद कुछ लॉस हो जाता है, कुछ फसल का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसको बचाने में, है ना। कैसे, उसको कैसे बचाएंगे अपन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल कटने के बाद कुछ फसल बेकार हो जाती है ना, फसल कटने के बाद कुछ बेकार सी बच जाती है, वो ना बचे, मतलब उसमें कमी आ जाए, है ना। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाएंगे कम, है ना। वो कैसे करे जाएंगे? तो वो तो आगे देखेंगे उसकी कैसे करा, उसके एप्लीकेशन एग्जाम्पल देखेंगे अपन, है ना। इसके बाद इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, प्लांट को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि प्लांट्स हर तरह की कंडीशन को झेल सकता है। इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, तो प्लांट मिनरल को कैसे यूज़ कर रहा है उसको इफिशिएंसी को बढ़ा देना, तो इसमें अपन फिलअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन बोलेंगे, अच्छा एक और चीज़, इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, अपन रिड्यूस की जगह रिड्यूस को कवर कर दो, रिड्यूस को कवर कर दो। इट हेल्प टू डैश, भी आएगा, वो ऑप्शन में रिड्यूस भी आएगा। हाँ, इट और हेल्प टू डैश, तो क्या पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को बढ़ाता है, कम कर, तो कम करेगा, ठीक है। फिर हमने बोला कि बहुत मस्त चीज़ बनने वाली, मज़ा जाएगा इसमें, ठीक। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, अब इंक्रीज को हटा दो यहाँ से, इट डैश द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, है ना। तो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। इट प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉस्टिज्म ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो इट प्रिवेंट्स, हटा दो प्रिवेंट्स, है ना, प्रिवेंट्स की जगह प्रमोट हो जाएगा। ये क्या है, प्रिवेंट प्रमोट वाला सिस्टम, ये कि इट प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी जो ख़त्म हो रही है ना, उसको एक कम करता है, फर्टिलिटी ख़त्म होने से रोकेगा, है ना, यानी कि सॉइल के लिए अच्छा है, मतलब। इट एनहेंसेस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, अब अभी नॉर्मल सी बात है, एनहेंस ही करेगा न्यूट्रिशन वैल्यू को, है ना, लेकिन फिर भी अपन फिर कवर तो करना करेंगे अपन। इट एनहेंसेस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, मतलब फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देगा। जैसे एग्जांपल दिया है गोल्डन राइस, अब गोल्डन राइस के ब्रैकेट में लिखा है विटामिन ए एनरिच्ड, मतलब गोल्डन राइस ऐसे जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो, तो विटामिन ए को हटा दिया, है ना। तो गोल्डन राइस जो है वो कौन से विटामिन से एनरिच्ड होंगे, विटामिन ए से एनरिच्ड होंगे, है ना। तो गोल्डन राइस किससे एनरिच्ड होंगे, क्या बोला था तुमने सेंटेंस? जो इट एनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, मतलब फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देगा। तो गोल्डन राइस में अपन क्या करते हैं, गोल्डन राइस एक राइस होंगे, उसमें क्या करेंगे, विटामिन ए को अपन क्या करेंगे, विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा देंगे उसके अंदर, गोल्डन राइस में विटामिन ई की मात्रा। हाँ। तो अपन ने बोला गोल्डन राइस इज इक्वल टू डैश एनरिच्ड राइस, कौन से एनरिच्ड राइस होंगे, विटामिन ए एनरिच्ड, ठीक। फिर अब देखो इसके बाद टू क्रिएट टेलर, ये क्या लिखा, टेलर मेड प्लांट्स, हाँ कुछ चीज़ें, टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज स्टार्च फ्यूल्स फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा टू इंडस्ट्रीज, टेलर मेड प्लांट्स, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी ब्रैकेट से, इसको बाद में देखेंगे लाइन, कुछ चीज़ें अपने ऐसी भी होंगी बाद में समझनी पड़ी। जैसे टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स, ये क्या होता है, ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुकना, हाँ।
पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की याद करते हैं। अब कुछ ऐसे, अब यहाँ से हेडिंग आती है अपने पास, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो पेस्ट के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंट होंगे, मतलब पेस्ट उनके अंदर ग्रो ही नहीं करेगा पेस्ट, है ना। ओके, देखते हैं। तो ऐसे प्लांट क्या हैं, ऐसे प्लांट किसकी तरह काम करते हैं, दे एक्ट एज डैश बायो पेस्टिसाइड आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, बायो पेस्टिसाइड, मतलब खुद ही अपने आप में बायो पेस्टिसाइड की तरह काम करेंगे। और जैसे कीड़ा उनके में वो ना कर पाता। तो दे एक्ट एज व्हाट, दे एक्ट एज बायो पेस्टिसाइड। एक बात, इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, तो अपन बोलेंगे हाँ तो रिड्यूस ही आएगा वहाँ पर, है ना, रिड्यूस कर दो, रिड्यूस कवर कर दो, खत्म। इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। फिर ने बोला कि बीटी, अब इसका एग्जांपल आ रहा है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, तो कॉटन को कवर कर दो, बीटी कॉटन तो बीटी डैश, बीटी कॉर्न तो बीटी कॉर्न, कॉर्न को कवर कर दो, राइस तो है ही, टमाटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। अच्छा, इनको याद करने के लिए भी एक सोचना पड़ेगा कि चलो कॉटन और कॉर्न, चावल, टमाटर, चावल, टमाटर, आलू टमाटर, सोयाबीन और चावल। अच्छा, ओ भाई इनका तो पुलाव बन जाएगा, क्यों, है ना, आलू, टमाटर, सोयाबीन और राइस, इन सबका तो पुलाव बन सकता है। इसका क्या बोला था शिवम, तूने लाइन क्या बोली थी इसकी? इट, ये एग्जांपल है किसके, ये प्लांट्स किसके एग्जांपल होंगे अपने पास, बायो पेस्टिसाइड्स के एग्जांपल होंगे, बायो पेस्टिसाइड के एग्जांपल होंगे, जिनमें क्या होगा, इंसेक्टिसाइड का यूज़ कम होगा, और ये प्लांट्स एग्जांपल में आएंगे कि ये प्लांट्स अभी अपने पास हैं जो बायो पेस्टिसाइड की तरह काम कर सकते हैं। क्या आवाज आ रही है तो तेरी, और बीटी कॉटन, जोर क्या बोल, एक सेकेंड तेज कर दिया मैंने, हाँ। तो मैंने बीटी कॉटन वाला प्लांट, बीटी राइस वाला प्लांट, सॉरी बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। ये लाइन क्या बोली थी तूने, इंट्रोड्यूस क्या बोला था? इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्टिसाइड की नीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हाँ, तो अब इन सब का अपन पुलाव है, तो मैंने कुछ ट्रिक्स भी लिख सकते हैं इसमें, जरूरी नहीं कि फिलअप भी बनाए। तो अपन क्या करें इसमें, अपन इसकी इसको लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन इन सबसे क्या बन जाता है, पुलाव बनता है। तो अपन इसको याद रख सकते हैं पूरे एग्जाम्पल एक ही साथ, भैया पुलाव में जो चीज़ डलती हैं वो, है ना। तो क्या क्या डलती हैं, चावल डलती हैं, आलू टमाटर भी डाल सकते हैं, है ना, और सोयाबीन और राइस तो होता ही है ना, ऐसा तो होंगे। चलो तो ये सारी कहानी, इसको छोटा कर दो, ये सही है ना। अब आ जाओ कहाँ, बीटी कॉटन पे, अब बीटी कॉटन के अंदर जाना है। बीटी कॉटन क्या है, सम स्ट्रेन्स, हेडिंग है सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, तो अभी मैं बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस के नाम पे मैं फिलअप कर देंगे, है ना। तो सम स्ट्रेन्स ऑफ डैश बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, बैक्टीरिया का नाम है। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस हैव प्रोटीन्स, ओके, हैव प्रोटीन, अब प्रोटीन तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है, दैट किल इंसेक्ट्स, मतलब बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस के कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं जिनके पास प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, किल इंसेक्ट्स, किल किसको मारता है, इंसेक्ट्स को मारता है, ठीक है, इंसेक्ट्स, जैसे कि कॉलियोप्टेरेंस, ठीक। अब कॉलियोप्टेरेंस में कौन, बीटल्स आएगा, तो कॉलियोप्टेरेंस के आगे क्या करना है, बीटल्स को अंडरलाइन कर दिया, मतलब बीटल्स को हटा दिया। फिर लेपिडोप्टेरेंस में कौन आएगा, ये इंसेक्ट्स क्लास होती हैं, कॉलियोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस, इनके अंदर एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हाँ, तो सम स्ट्रेन्स, एक मिनट, बीटी कॉटन के बाद क्या बोला अपन ने, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन, ये हो गया। इसके बाद बीटी कॉटन पे चलता है, बीटी कॉटन में हेडिंग है, क्या बोला, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, इट्स द नेम ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, तो इस बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया की वजह से कुछ इंसेक्ट्स मर जाते हैं, इस बैक्टीरिया की वजह से कुछ इंसेक्ट्स मर जाते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा है जो प्रोटीन क्रिएट करता है ऐसा, जिसकी वजह से इंसेक्ट मर जा रहा है ना, डेट बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस। इसके अंदर क्या है? हाँ, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, है ना, प्रोटीन्स, प्रोटीन है। प्रोटीन्स हैं।
जो क्या करेंगे, जो किल कर देंगे, क्या कर देंगे, किल, इंसेक्ट्स को मार देंगे जो, है ना। अब तो अपन ने क्या करा, बेसिलस सीरीज को कवर कर लिया, ठीक। तब इसको अपन यहाँ, इसको अपन देखेंगे एक बार। फिर ने बोला कि कौन कौन से इंसेक्ट, जैसे कॉलियोप्टेरेंस, कॉलियोप्टेरेंस के अंदर कौन आएगा, बीटल्स आएंगे, तो बीटल्स को कवर कर दिया। लेपिडोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस के अंदर कौन आएगा, टोबैको, बर्डवॉर्म और आर्मी वॉर्म, तो इनको कवर करना है। तो टोबैको, बर्डवॉर्म और आर्मी वॉर्म को कवर करना है। कुछ रटने वाली चीज़ें होंगी। टोबैको, बर्डवॉर्म को कवर कर दिया, एंड देन किसको कवर करा, आर्मी वॉर्म को कवर करा, ठीक। फिर इन्होंने बोला डिप्टेरेंस भी है, डिप्टेरेंस मतलब दो पैर वाले, तो फ्लाइज और मॉस्किटोस। वैसे दो पैर तो नहीं होते, छः, कीड़े कितने पैर, छः पैर होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 3 पेयर ऑफ लेग, फ्लाइज और मॉस्किटो, है ना, फ्लू डिप्टेरेंस में आते हैं, ठीक। ये हो गया, ओके। फिर बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस फॉर्म्स अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब डैश, अपन बोलेंगे डैश फॉर्म्स अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। कौन बनाता है, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस बनाता है, तो बोलेंगे डैश फॉर्म्स अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इसको अपन क्या बोलते हैं, बीडी टॉक्सिन बोलते हैं। अब ये क्या होगा, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, मतलब बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस बनाता है एक बैक्टीरिया जो प्रोटीन बनाता है, कुल मिला के ऐसा जो इंसेक्टिसाइडल है। इट डज नॉट किल द बैसिलस एज इट, ऐसा बैक्टीरिया जो क्या बनाता है? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, हाँ। हाँ। तो इट डज नॉट किल द बैसिलस, बैक्टीरिया को नहीं मारता, क्यों नहीं मारता, क्योंकि वो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है वो कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक। तो दोनों मैंने फिलअप बना दिए। एक तो कि डैश फॉर्म अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, कौन बनाएगा प्रोटीन, है ना, तो बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस बनाएगा, अपन ने फिलअप में कन्वर्ट करा। दूसरा, वो क्यों नहीं मारता, बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है, ठीक। इतनी कहानी क्लियर है अपनी। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, व्हेन इंसेक्ट डाइजेस्ट द टॉक्सिन, जब इंसेक्ट क्या करेगा, व्हेन इंसेक्ट डाइजेस्ट द टॉक्सिन, मतलब उसको टॉक्सिन को जब वो इंजेस्ट करे, खाएगा, इट बिकम एक्टिव ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। अब देखो, उस इंसेक्ट के अंदर जाकर उसकी अल्कलाइन पीएच, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है हेलो। जी, हाँ। ना, अब कॉल कर रहे हैं क्या बोलिए? देखो, व्हेन एन इंसेक्ट इंजेस्ट द टॉक्सिन, जब इंसेक्ट क्या करेगा, टॉक्सिन को इंजेस्ट करेगा, द टॉक्सिन, इट बिकम एक्टिव ड्यू टू अल्कलाइन, ये कहाँ गए,
तो भैया हेलो 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 हेलो। तेरे पास बुक भी है? क्या क्या क्या? बुक है ना तेरे पास? बोला तेरे पास निचोड़ है ना? वो डंडी है भैया। तेरे घर पे नहीं है क्या? हेलो। तेरे पास निचोड़ है ना? हाँ हाँ हाँ। और निकाल के निकालूं क्या? रख। और क्या निकाल के रख? ठीक है हाँ। रुक जा। पेज नंबर 150। मैं मत रुक जा एक सेकंड। नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। क्यों? नहीं मिल रही। हेलो। नहीं मिल रही। हाँ बोल। मिल गई मिल गई। ओके। बता नंबर वो पेज नंबर बता दे एक बार। 150। 150 3 या 150 अकेला? 150। 150 150 तो है ही नहीं भैया। 149 है उसके बाद 150 कुछ नहीं डला हुआ फिर 151 है। तो जो 150 कुछ नहीं डला हुआ उसमें थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है तो। चैप्टर का नाम बता दो। हाँ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये मेरा पेज नंबर पे 148 पे। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके ओके यही चाहिए। तो यहाँ से अपन ये चाहिए। हाँ तो मेरा 150 पे क्यों है भैया? PDF है ये। मेरा PDF तो बुक कहाँ गई और तेरी? अरे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वीडियो, फिलअप बनाने अच्छा वाला। हाँ, ठीक है ओके चल। ओके। तो अब यहाँ पे थे व्हेन एन इंसेक्ट इंजेस्ट, ये वाला काम मिल जाएगा। एप्लीकेशन में पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के BT कॉटन के हेडिंग के बाद अगला पैराग्राफ
वैन एन इंसेक्ट, वैन एन इंसेक्ट मिल जाएगा, वैन एन इंसेक्ट। हाँ मिल गया। बस यही। अब तो देखने में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, अपन को ज़्यादा बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। चलो हाँ क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट इंजेस्ट द टॉक्सिन इट बिकम्स एक्टिव। एक सेकेंड, रिकॉर्ड स्टार्ट नहीं करा। जो अल्कलाइन पीएच में उसके गट में एक्टिव हो जाता है, ऐसा क्या? हाँ, तो उसके जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पेट में जाने के बाद, वो अल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने की वजह से उस इंसेक्ट को, हाँ टॉक्सिन एक्टिव हो जाएगा, और टॉक्सिन इंसेक्ट को मार देगा। अच्छा, टॉक्सिन इंसेक्ट को मार देगा। ये है बात। देन बीटी टॉक्सिन वॉज आइसोलेटेड। अब इन्होंने क्या करा, बीटी टॉक्सिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस। मतलब बीटी टॉक्सिन को ही अपन ने क्या करा, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस के अंदर से आइसोलेट कर लिया, है ना। बीटी टॉक्सिन जीन को अपन ने, ऐसा एक जीन था जो बीटी टॉक्सिन बनाता था, बीटी टॉक्सिन जीन, उसको अपन ने आइसोलेट कर लिया बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस से। तो अपन इसको फिलअप में कन्वर्ट करेंगे, अपन बोलेंगे कि बीटी टॉक्सिन जीन तो डैश जीन, है ना, डैश जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस। तो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस को भी अपन ने डैश कर दिया। तो डैश जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम डैश, तो कौन से जीन, बीटी टॉक्सिन जीन। किससे आइसोलेट करें, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस से करें, बी थ्यूरीजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस। हाँ, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लांट्स सच एज कॉटन। तो कॉटन को भी कवर कर लो, प्लांट्स के अंदर डाल दिया, जैसे कि कॉटन के अंदर डाल दिया। तो अपन ने क्या करा, देखो कहानी बताऊँ। अपन ने एक ऐसा जीन था जो उस इंसेक्ट, उस टॉक्सिन को बनाता था, उस जीन को अपन ने क्या करा, निकाला और प्लांट के अंदर डाल दिया। मतलब अपने पास क्या था, ऐसा टॉक्सिन था जो, ऐसा जीन था, जीन मतलब डीएनए का हिस्सा होता है। हाँ, नहीं जीन था, ऐसा एक जीन था, उस जीन को अपन ने क्या करा, उस जीन को अपन ने प्लांट के अंदर डाल दिया। तो प्लांट भी अब क्या करेगा, उस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को बनाएगा। तो प्लांट भी अब ऐसा, हाँ प्लांट भी अब इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को बनाएगा और उस इंसेक्ट को मारेगा। और किसको मारेगा, इंसेक्ट को मारेगा। हाँ, इसी तरीके जिस तरीके से बैक्टीरिया मारता था। तो ये अपन ने फिलअप बनाया। यस मोस्ट ऑफ द, यही तो खासियत है। अब मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप, क्या लिखा है फिर, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। अब बीटी टॉक्सिन जो होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। मतलब इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाएगा जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट को मारेगा। जैसे कोई प्लांट एक्स है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाएगा, ए मान लो, और एक पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट को मारेगा, मान लो फ्लाइज को मार रहा है, फ्लाइज को। तो एक ऐसा है, फिक्स है प्लांट, और उसको उसके साथ में रहने वाले इंसेक्ट फिक्स्ड हैं, है ना, हर चीज़। तो बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। यहाँ क्वेश्चन ये आएगा कि बीटी टॉक्सिन आर नॉट इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, तो अपन इसको नॉट नहीं लगाना, अपन यहाँ फिलअप में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो बीटी टॉक्सिन आर डैश क्या, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, है ना। तो ये हो जाएगा काम, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। इंसेक्ट के ग्रुप के लिए वो स्पेसिफिक होते हैं, कौन से ग्रुप के इंसेक्ट को अपन को मारना है, उसी हिसाब से अपन बीटी टॉक्सिन ले सकते हैं। टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन। अब टॉक्सिन जीन से कोड होता है, मतलब जीन उसको कोड करता है। जैसे कि क्राइबन एसी नेम्ड क्राई एग्जाम्पल। अच्छा, किस जीन से कोड होते हैं ये, क्राइबन एसी से, है ना, किस कोड से, क्राइबन एसी से कोड होते हैं। तो डैश करना पड़ेगा इसकी जगह पर भी। टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन क्राइबन एसी ओके। देन प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन क्राइबन एसी एंड क्राई2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म दैट ऑफ क्राइबन AB कंट्रोल कॉर्न बॉलर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो प्रोटीन क्राइबन AC बनाता है और क्राई2AB बनाता है, वो कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को, ठीक है। तो अपन यहाँ पे फिलअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो क्राइबन AC और
2AB है वो किसको कंट्रोल करता है? क्या होता है? कॉर्न बॉलवॉर्म, इंसेक्ट का नाम है कॉर्न बॉलवॉर्म। तो क्राई 1AC, अपन क्राई 1AC और क्राई 2AB को हटा देंगे यहाँ से, और अपन कॉटन बॉलवॉर्म के लिए खोजेंगे। कॉटन बॉलवॉर्म के लिए कौन करेगा? तो क्राई 1AC करेगा और क्राई 2AB करेगा। बॉलवॉर्म नहीं बोल रही मैं, क्रोन बोलते ना, कंट्रोल बोलते हैं हाँ। तो देखना अब, तो अपन वो फिलअप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अपन को जो क्राई 2AB की जगह करेंगे अपन क्राई 2AB। अब फिलअप में कन्वर्ट कर लेंगे, ढक जाते हैं एक तो इतना नहीं। तो क्राई 1AB जो है वो किसको करेगा? कॉर्न बॉलर को करेगा, है ना। और क्या था नीचे? हाँ 1AC और 2AB, ये किसके लिए? कॉटन बॉलवॉर्म के लिए। 1AC और 2AB, एक AC और 2AB है ना, 2AB, एक AC और 2AB, एक AC और एक 2AB। क्राई 1AC है और हाँ क्राई 2AB, सेकंड AB है और फिर क्राई फर्स्ट AB है। हाँ तो जो क्राई फर्स्ट AB है ना वो क्रोन बॉलवॉर्म के लिए है, और जो क्राई फर्स्ट AB और क्राई सेकंड AB है ना, सॉरी क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB है ना, वो कॉटन बॉलवॉर्म के लिए। ओके। यानी कॉटन बॉलवॉर्म के लिए 2 हैं, 1AC हाँ, और इसके 2AB, लिए एक है। और इसके लिए एक है कॉर्न 1AB। फिलअप में अमेरिका कॉलम में कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके मक्के में छेद करेगा, एक AB था। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, हमने मतलब बनाई थी पहले। तो ट्रिक क्या होगी इसकी? जो एक AB होगा, एक AB नहीं होते वो AB करते रहते हैं कहीं। हाँ तो AB जो होते हैं AB लोग होते हैं कुछ AB, है ना, वो क्या करते हैं? वो मक्के में छेद करेंगे, है ना, मक्के में छेद करते रहेंगे, उल्टे सीधे काम करने में मज़ा आता। तो मक्के में छेद करेंगे, कॉर्न बॉलर होंगे वो। तो एक AB, तो वो बोलेगा मक्का छेद। अब डायरेक्ट याद करना, कॉर्न बॉलर मक्का छेद करेगा, एक AB करेगा, एक AB होगा वो करेगा ऐसे काम, है ना। ये हो गया। और अगर कोई बोले बाकी, फिर एक AB खत्म हुआ तो बस अब कॉटन बॉलवॉर्म, अब बॉलवॉर्म कॉटन बॉलवॉर्म, तो इसमें एक AB तो खत्म हो चुका, अब एक AB खत्म हो गया तो यहाँ पे 2AB आएगा, बाकी बचा 2AB, है ना। जब एक AB यहाँ हो गया तो वहाँ पे 2AB आएगा, और यहाँ एक AC है, तो 1AC और 2AB वाले क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? 1AB और 2AB वाले कॉटन बॉलवॉर्म, ठीक, याद करने वाली बात है। ओके चलो अब चलते हैं कहाँ आगे, नेमाटोड। अब ये सारा का सारा BT कॉटन के बारे में था, इतने सारे फिलअप और ये सारी कहानी बन गई, है ना। अब अपन आते हैं नेमाटोड रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट। अब देखो एक नेमाटोड का नाम है मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक, इसको कवर करते हैं सबसे पहले। तो नेमाटोड का नाम क्या है? हाँ मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया। इन्फेक्ट करता है किसको? रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। तो इन्फेक्ट्स डैश ऑफ टोबैको प्लांट, तो डैश किसको इन्फेक्ट करता है? रूट्स को, किसकी? टोबैको प्लांट की, ठीक है। कॉजिंग अ रिड्यूसिंग इन द यील्ड, तो रूट्स को ख़राब कर देगा तो उसमें प्रोडक्शन की कमी आ जाएगी, है ना। ये हो गया। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय RNA, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सबसे पहले किससे प्रिवेंट कर सकते हैं उसको? RNA इंटरफेरेंस से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि टोबैको प्लांट में जो कमी आ रही है, मतलब ग्रोथ प्रोडक्शन में कमी आ रही है, उसको कैसे कंट्रोल करें? तो उसको RNA इंटरफेरेंस से कंट्रोल करेंगे, ठीक। अब तो डैश कर दिया अपने RNA इंटरफेरेंस को डैश कर दिया, ठीक। अब RNA इंटरफेरेंस इज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, तो किसकी मेथड है? सेल्यूलर डिफेंस की मेथड है। क्या होता है सेल्यूलर डिफेंस? सेल्यूलर डिफेंस का मतलब होगा कि सेल के अंदर ही कुछ ऐसा हो जाए, जिससे वो डेथ हो, उनके आपस में मतलब लड़ भड़ कर ही मर जाए, मतलब वो सेल ही सेल आपस में, है ना। सेल्यूलर डिफेंस मतलब प्लांट कुछ ऐसा कर दी जिससे क्या हो, जिससे कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए जो वो बाहर के इंसेक्ट जो आ रहा है उसको मार डाले, मतलब है ना, उसको ख़त्म कर दे उसको। तो इस तरह हम बोलेंगे सेल्यूलर डिफेंस, है ना, प्लांट्स के अंदर ही कुछ हो रहा होगा ऐसा। ओके फिर देखते हैं क्या, चलो। तो इट प्रिवेंट्स, क्या लिखा? इट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले होता क्या है? ऑल यूकैरियोट्स में होती है, सबसे बड़ी बात है कि सेलुलर डिफेंस तो वो है ही, लेकिन कहाँ? इन ऑल द यूकैरियोट्स, है ना, ऑल द यूकैरियोट्स में। तो इसमें आ सकता है सम, ऑल की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? सम आ जाएगा, ठीक। इन ऑल द यूकैरियोट्स, सम में नहीं, ऑल सब में होता है, ऑल में नहीं, ऑल में होता है मतलब, है ना, सब में नहीं होता, ठीक। फिर दूसरा बोल रहा है इट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ
स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इट प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक mRNA, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे किसका ट्रांसलेशन रोकता है, स्पेसिफिक mRNA का ट्रांसलेशन रोकता है। इट प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA। साइलेंसिंग क्या होता है? साइलेंसिंग हाँ, साइलेंसिंग का मतलब होता है, इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं। हाँ, ये प्रोसेस आ सकती है कि क्या साइलेंसिंग क्या है। साइलेंसिंग, इसको अपन अलग कलर से कर दे, साइलेंसिंग को कवर, ये भी एक कवर करने वाली बात है। साइलेंसिंग मतलब होता है किसी का ट्रांसलेशन रोकना, साइलेंसिंग। अब ट्रांसलेशन रोकना मतलब क्या होगा, किसी का ट्रांसलेशन रोकना मतलब उसको प्रोटीन की तरह कन्वर्ट होने में, mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट होने से रोक देना, mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट होने से रोक देना। इसको क्या बोलेंगे अपन, साइलेंसिंग बोल देंगे, क्योंकि साइलेंट हो जाएगी एकदम चुपचाप, ठीक है ना। तो अपन को क्या देखना है, अपन को इस प्रोसेस में क्या पढ़ना है अपन को, कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो टोबैको के प्लांट के अंदर जो रूट्स होती हैं, उस रूट्स के अंदर जो नेमेटोड ग्रो करेगा, उस नेमेटोड को अपन को ग्रो करने से रोकना है, और प्लांट्स की मतलब लाइफ को सेव करना है उस नेमेटोड से, ठीक है। तो ये देखना है। तो अब अपन ने सबसे पहले नेमेटोड से प्लांट की लाइफ को सेव करना है। हाँ, तो इट प्रिवेंट्स, फिर क्या बोला, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन। ये जो प्रोसेस है RNA इंटरफेरेंस ने क्या करा, प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA। अपन स्पेसिफिक को कवर कर दिया, स्पेसिफिक mRNA को, और अपन ने क्या बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बना दिया, जिससे उसका जो प्रोडक्शन है वो, यानी जो डबल स्टैंडर्ड RNA की वजह से जो सिंगल स्टैंडर्ड mRNA था वो, उसका ट्रांसलेशन रुक जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद आगे कहानी देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। तो इन्हें क्या बोला, सिंगल स्टैंडर्ड mRNA के कारण ही वो क्या बोलते ग्रो कर रहा है। हाँ, तो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA इज फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय RNA वायरसेस। अब ये जो अलग से जो एक और कॉम्प्लीमेंट्री RNA आया हुआ है, वो कहाँ से आएगा, वो RNA वायरस के इन्फेक्शन की वजह से आएगा। मतलब एक अलग से एक RNA वायरस का इन्फेक्शन होगा, उस RNA वायरस की वजह से वो RNA आएगा, और फिर वो दोनों mRNA, यानी जो प्लांट के अंदर था वो, प्लस जो RNA वायरस ने दिया है, RNA वायरस ने दिया, वो दोनों मिलकर एक डबल स्टैंडर्ड एक RNA बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड RNA बनाएंगे, जिससे क्या होगा, प्लांट की लाइफ सेव हो जाएगी। कुल मिला के अपन ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसको सिंगल स्टैंडर्ड RNA से उसको डबल स्टैंडर्ड RNA में बदल दिया, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA, कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स क्या था, तो डैश, है ना। सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA इज फ्रॉम डैश, डैश क्या, इन्फेक्शन ऑफ RNA वायरस। तो ये सारे क्वेश्चन है। तो सोर्स क्या है, सोर्स है RNA वायरसेस, ठीक है। मतलब RNA वायरसेस से अपन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री RNA बना दिया। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री RNA बना लिया, है ना। अब या फिर एक और चीज़, RNA वायरस या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, जिनको क्या बोला जाता है, ट्रांसपोजोन्स बोला जाता है। तो ट्रांसपोजन को डैश नहीं करना, ट्रांसपोजन को अंडरलाइन करना है बहुत जोर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ट्रांसपोजोन्स क्या है, RNA वायरस भी दे सकते हैं, ट्रांसपोजोन्स भी दे सकते हैं। हाँ, अब बोले ट्रांसपोजोन्स क्या है, तो ट्रांसपोजोन्स क्या है, ट्रांसपोजोन्स है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। हाँ, और तो ये हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनाते हैं। देन दैट रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट, जो किस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं, ट्रांसपोजन जो कैसे रेप्लिकेट करते हैं, RNA इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं। अब इन्होंने बोला, अब एक नीचे दिया गया एक इंपोर्टेंट, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, वाया के द्वारा, मतलब इसके द्वारा, थ्रू, हाँ, RNA इंटरमीडिएट के थ्रू ग्रो करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। यहाँ पे वाया का मतलब द्वारा होता है। हाँ, तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमाटोड। अब यहाँ पे ये कहानी यहाँ शुरू होती है, कहानी अभी तक तो अपन मजाक कर रहे थे, अब कहानी शुरू होती है। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ करके, एग्रोबैक्टीरियम, अब तो किसको यूज़ करा अपन, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को, तो उसको कवर कर देंगे अपन, यूजिंग डैश, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, ठीक है। यूजिंग डैश, डैश मतलब एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स को यूज़ करके, ओके। इसको एक मिनट कवर कर लूँ, ठीक। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम को कवर कर लिया। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करके जो नेमाटोड स्पेसिफिक जीन है स्पेसिफिक जीन है ना, हम उसको प्लांट्स के अंदर डाल दिया।
हाँ, तो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, मतलब जो भी प्लांट अपने पास है जिसकी लाइफ सेव करनी है, उस प्लांट के अंदर अपन ने, उस होस्ट के अंदर, मतलब उस प्लांट के अंदर अपन ने नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स डाल दिए पहले से ही। तो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन का मतलब क्या है, एक बार बता क्या बोलते हैं। मतलब एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ करके अपन ने क्या करा, उस प्लांट के अंदर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस बोथ द सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। इससे क्या बनेगा, इससे सेंस और एंटी सेंस, मतलब दो टाइप के जो आरएनए होते हैं, दोनों अपोजिट स्टैंड होते हैं, सेंस होता है एक एंटी सेंस होता है, दोनों आरएनए उसके अंदर बन गए। इससे क्या होगा, वो दोनों आरएनए कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो उससे क्या हो जाएगा, दे फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए, उससे क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, है ना। तो इट इनिशिएट आरएनए इंटरफेरेंस एंड साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ नेमेटोड, नेमेटोड के एमआरएनए को रोक देगा। दस पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। इससे फिर क्या होगा, जो पैरासाइट है, पैरासाइट भी प्लांट के अंदर रहता था, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों नहीं कर पाएगा ग्रो, ट्रांसजेनिक लिखा है, कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। तो क्योंकि अपना जो प्लांट है वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है, स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए को एक्सप्रेस कर रहा है, जिससे वो नेमेटोड क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका प्रोटीन बनेगा ही नहीं है। नेमेटोड क्या करता था, प्लांट के अंदर अपना खुद का प्रोटीन बनवाता था, प्लांट के अंदर ग्रो करके अपना खुद का प्रोटीन बनवा रहा है, लेकिन जब वन सेकेंड स्टार्ट करते हैं। अपन ने बोला कि जो प्लांट है, उस प्लांट के अंदर क्या हो रहा था, उस प्लांट के अंदर जो नेमेटोड है वो अपना प्रोटीन बनवा रहा था, एमआरएनए के थ्रू अपना प्रोटीन बनवा रहा था। लेकिन जैसे ही प्लांट ने क्या करना शुरू किया, प्लांट ने जैसे ही अपना एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ओ भाई साहब, प्लांट क्या कर रहा था, प्लांट अपने अंदर, मतलब प्लांट के अंदर नेमेटोड क्या कर रहा था, अपना खुद का प्रोटीन जनरेट कर रहा था, खुद अपना मन से क्या बना के प्रोटीन बना रहा था। लेकिन जैसे ही अपन ने क्या करा, प्लांट्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना शुरू करा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना शुरू किया, तो नेमेटोड है वो अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और फिर उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, नेमेटोड क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये कहानी थी। तो अपन इसको अब बैक्टीरियम, कौन सा अपन ने बैक्टीरिया यूज़ किया, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया यूज़ किया, ठीक है। तो जिससे नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स डाल दिए अपन ने प्लांट्स के अंदर, ओके। तो इससे क्या होगा, सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों बनेंगे। दीज आरएनएस आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो आरएनए कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंड दे फॉर्म डैश आरएनए, कैसे आरएनए बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड, ठीक। और फिर फाइनली साइलेंस हो जाता है, ठीक। दस पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव, तो ये सारी कहानी हो गई। तो अब अपन चलते हैं एप्लीकेशन इन मेडिसिन पे चलते हैं। एप्लीकेशन इन मेडिसिन क्या है, एप्लीकेशन इन मेडिसिन मतलब दवाइयों में अपन कैसा यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। अभी तक अपन ने दो यूज़ देखा, अपन समराइज़ करें अगर अभी तक का कहानी, तो अपन ने क्या करा, अपन ने एप्लीकेशन देखे बायोटेक्नोलॉजी के, कहाँ कहाँ देखे, एग्रीकल्चर में देखे। एग्रीकल्चर में कैसे, एग्रीकल्चर में अपन ने क्या प्रोड्यूस किया, प्लांट प्रोड्यूस किया, ऐसे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स थे, है ना। तो वो अलग अलग कंडीशन में अपन को हेल्प कर रहे थे। फिर अपन ने उसके एग्जाम्पल देखे, जैसे बीटी टॉक्सिन वाला एग्जाम्पल देखा, प्लांट्स बी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा और फिर उसके इंसेक्ट के अंदर जाकर वो इंसेक्ट को मार देगा, कब, अल्कलाइन पीएच के अंदर, है ना। एक तो ये देखा। दूसरा अपन ने ये देखा कि जो नेमेटोड था, नेमेटोड को अपन ने क्या कैसे मार दिया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोड्यूस करके, आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस के द्वारा अपन ने मार दिया। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, तो अपन क्या है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाना, है ना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को प्रोड्यूस करवाना। आरएनए इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी होती है, हाँ, स्ट्रेटजी है प्लांट्स के सेलुलर डिफेंस की स्ट्रेटजी, हाँ, जिससे अपन क्या करेंगे, सेलुलर डिफेंस करेंगे यूकैरियोट में, जिससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा और वो साइलेंसिंग हो जाएगी, है ना, प्लांट्स के अंदर साइलेंसिंग हो जाएगी उसकी एमआरएनए की, है ना। तो नेमेटोड की एमआरएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी, ठीक। ये सब देखा। अब अपन कहाँ देखते हैं, मेडिसिन की फील्ड में। तो मेडिसिन की फील्ड में क्या, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प्स फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोस्ट इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग, मतलब सबसे अच्छे ड्रग्स बनाने के लिए अपन ने किसका यूज़ करा है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है ना। जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में और बहुत अच्छे ड्रग्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हैं, है ना, ओके। प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, हाँ,
ऐसे सोर्स जो ह्यूमन से नहीं आए हैं, ऐसे सोर्स जो ह्यूमन से नहीं आए वो क्या करते हैं, अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अपन डैश बना सकते हैं यहाँ पर, क्या डैश बनाएंगे, ह्यूमन, देखो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम डैश सोर्सेस, हाँ डैश सोर्सेस, ठीक है। ये समझ में आता है फिलअप वाली कहानी, मतलब कहाँ फिलअप बना रहे हैं, कहानी बनाना। अरे यार The products from non-human sources induce unwanted immunological response, मतलब कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है वो, अनवांटेड। अनवांटेड का मतलब क्या होता है, जो अपन को नहीं चाहिए। और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब ऐसे रिस्पॉन्स जो इम्यूनिटी में, मतलब अपनी को एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता था। अच्छा, बट रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डू नॉट हैव सच प्रॉब्लम्स। तो रिकॉम्बिनेंट तो एक असर्शन रीजन भी आ सकता है यहाँ से, इसको बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। चलो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन बनाए अगर अपने यहाँ से एक प्रॉपर, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि स्टेटमेंट बन सकता है यहाँ से, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है। तो प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स ऑल्सो हैव इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, गलत बात है, उनमें नहीं होता। या फिर स्टेटमेंट बन सकता है, तो ट्रू हो जाएंगे दोनों, एक फॉल्स हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू करने हैं अपन खुद क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डज नॉट हैव सच प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज कॉज प्रॉब्लम्स, यस बिल्कुल ट्रू। तो दोनों ट्रू दोनों फॉल्स ऐसे बना सकते हैं। चलो अब एट प्रेजेंट डैश रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड, कितनी 30, एट प्रेजेंट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैज़ बीन अप्रूव्ड, और जो 12 इनमें से इंडिया में मार्केट हो रही हैं, मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा मरीज वाला देश हो रहा है इनके मामले में, जिसमें से एक बार और बताना यार, ये वाला क्या बोला। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन यूज अप्रूव, मतलब 30 दवाइयाँ आ चुकी हैं, इनमें से 12 इंडिया में यूज़ हो रही हैं, उसमें 30 दवाइयाँ आ चुकी हैं, 12 यूज। हाँ, तो यानी कि इंडिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो भी अपनी दवाई बनती है वो बहुत अच्छी होती है। हाँ यस, इट डज नॉट कॉज एनी, it does not cause any such problems like immunological response. ओके, अब चलते हैं अपन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब टॉपिक आ गया इंसुलिन का, है ना। इंसुलिन में क्या है, हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन बन जाएगा, एक अच्छा क्वेश्चन जो मतलब आ सकता है पेपर में, हर एक टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अपन जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन इज यूज्ड, बस एक सेकंड, यस आई एम स्टार्टिंग अगेन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन जो है वो यूज़ होता है, किस में यूज़ होता है, मेरे को एक चीज बताते हैं। रिकैप जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या करता है ना, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, स्टार्ट करते फिर से। इंसुलिन इज यूज टू मैनेज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। इंसुलिन क्या करता है, मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। तो ये वर्ड आया नया, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, है ना। तो क्या मैनेज करेगा, इंसुलिन मैनेज डैश, तो डायबिटीज़ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, मतलब सिंपल सी बात है, जो बड़े लोगों में डायबिटीज़ हो जाती है, जो है ना एडल्ट में, है ना, यहाँ शुरुआत होती है डायबिटीज़ की, तो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ को मैनेज करता है। इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियास ऑफ एनिमल कॉजेज एलर्जी एंड अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस टू द फॉरेन प्रोटीन। ओके, इंसुलिन जो पैंक्रियास से लिया जाता है, सबसे पहले तो किससे लिया जाता है, पैंक्रियास से, एक बड़ी बात है। और इंसुलिन तो पैंक्रियास में बनता है वैसे भी, तो इंक्रीज पैंक्रियास से लिए लेंगे अपन, कैटल या पिग सुअर वगैरह के, है ना, जो क्या करता है, एलर्जी करता है, ठीक है, और किसी और टाइप की रिएक्शन का, सिंपल सी बात है, सबको पता है, तो है ना। अब आ जाओ का आगे, नाउ इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। अब क्या करने लगे अपन, ह्यूमन इंसुलिन भी बनाने लगे, कैसे बनाएंगे ह्यूमन इंसुलिन, बैक्टीरिया का यूज़ करके। ओके, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट, अब इसमें 2 शॉर्ट चेन होती हैं, एक तो पॉलीपेप्टाइड, अपन बाद में क्या करेंगे, PYQ की सीरीज करेंगे, उसमें क्या होगा, व्हाट, तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया। अब बात करते हैं, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उसमें 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, एक चेन A एंड एक चेन B, तो अपन बोलेंगे डैश लगा देंगे, इट कंसिस्ट ऑफ डैश,
डैश डैश कहीं का। इट कंसिस्ट ऑफ डैश क्या, टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इट कंसिस्ट ऑफ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन, तो बोलेंगे टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक्ड बाय डैश ब्रिजेस। कौन से ब्रिज होते हैं यहाँ पर, डाई सल्फाइड ब्रिज होते हैं। डैश ब्रिज मतलब कौन से ब्रिज, डाई सल्फाइड ब्रिज। ओके, अब चलते हैं अपन कहाँ, इन डैश। इन डैश, डैश क्या है यहाँ पर, डाइसल्फाइड ब्रिजेस हाँ द्वारा क्या होता अब है, हाँ वो जुड़े होते हैं। इन डैश इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। डैश कहाँ है, इसमें डैश की जगह क्या आएगा, क्या मैमल्स। बोल रहा है? इन डैश इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। करेक्ट। In mammal, insulin is synthesized as a prohormone. Okay, pro-insulin. It needs processing. उससे क्या चाहिए पड़ता है, प्रोसेसिंग चाहिए पड़ती है। क्यों, टू बिकम मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। ठीक है, तो अपन बोलेंगे इट नीड्स डैश टू बिकम इन ह्यूमन, ह्यूमन नहीं है, इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रोहार्मोन। इट नीड्स डैश टू प्रोड्यूस टू बिकम अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। क्या चाहिए पड़ता है उसे, प्रोसेसिंग चाहिए पड़ती है। वैसे वर्ड तो टेम्परेंट ठीक है, लेकिन इट नीड्स प्रोसेसिंग टू बिकम मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। ठीक है, तो एक कुल मिला के तीन पॉलीपेप्टाइड चेन दो होनी चाहिए मैच्योर में, ए और बी, लेकिन मैमल्स में क्या होता है, तीन होती हैं। सॉरी, मैमल्स में क्या होता है, प्रो हार्मोन भी के फॉर्म में होती है पहले वो, जिसको प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। अब प्रो हार्मोन में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, उसको क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड। तो बोलेंगे प्रो हार्मोन कॉन्टेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड डैश। तो क्या बोलेंगे इसको अपन, सी पेप्टाइड। हाँ सी पेप्टाइड। वाओ, मतलब क्या बोलते हैं, जो ह्यूमंस में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चेन ए और चेन बी, हाँ जो लिंक्ड होती है क्या बोलते हैं, डिसल्फाइड ब्रिज से। और जो मैमल्स होता है उसमें प्रो हार्मोन, पेप्टाइड होता हाँ प्रो हार्मोन की फॉर्म में होती है, जो कि सी पेप्टाइड, एक्स्ट्रा चेन है वो सी पेप्टाइड की फॉर्म में होती है ना। है, एक्स्ट्रा चेन सी पेप्टाइड की। और जो रिमूव कर दी जाती है, दिस इज रिमूव्ड, तो दिस इज डैश दिस इज डैश मतलब रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। इंसुलिन का जब मैचुरेशन होता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सी पेप्टाइड को हटा। हाँ, तो अब क्या होता है, अब कहानी कुछ ऐसी है। बट ये तो मैचुरेशन के टाइम सी पेप्टाइड को हटा देते हैं, बट ये तो बोलता है कि मतलब प्रो हार्मोन के उसमें फॉर्म में रहती है। हाँ ना, बट इसको नीड रहती प्रोग्रेस की, अगर उसे मैच्योर बनना है, फंक्शनिंग करना है, तो उसको प्रोग्रेस करनी चाहिए। हाँ तो देखो प्रो हार्मोन के फॉर्म में, प्रो हार्मोन के फॉर्म में है, प्रो हार्मोन के फॉर्म में इंसुलिन है पहले से प्रेजेंट, तो उसमें अभी एक सी चेन भी जुड़ी हुई है, सी चेन भी जुड़ी है, सी पेप्टाइड चेन। जब मैच्योर हो जाएगा तो उसमें सी चेन हट जाएगी, है ना। ठीक है। हाँ, तो एक्स्ट्रा एक प्रोसेस मतलब एक एक्स्ट्रा तामझाम और लग गई, इसमें पहले से नहीं थी। मैमल्स में एक एक्स्ट्रा तामझाम लगती है ये वाली, है ना, प्रोसेसिंग वाली। तो अब एक जुगाड़ करनी पड़ेगी अपन को कुछ ना कुछ, तो है ना। तो एक 1983, तो इन डैश डैश मतलब 90, अच्छा डैश में भी अपन 8 में लगा दे रहे हैं, 83 में लगा दे रहे हैं, क्योंकि 19 तो रहने दो। इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी। ओके, हाँ एली लिली, एली फ्लावर यार, ठीक है। एली लिली, ओके एली लिली, लिली फ्लावर भी तो होता है। हाँ। तो डैश एन अमेरिकन कंपनी prepared 2 DNA sequences, okay, corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli. What's happening in that phone? Okay, it's okay. Then अपन ने क्या बोला, उसने क्या करा, चेन ए और चेन बी दो चेन बना ली, है ना, चेन ए बना ली, चेन बी बना ली ह्यूमन इंसुलिन की, और इंट्रोड्यूस कर दिया उनको प्लाज्मिड के अंदर। किसके प्लाज्मिड के अंदर, ई कोलाई। तो सबसे पहले तो किसके प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस किया है उनको, ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। फिर क्या कर दिया, टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, यानी उन्होंने क्या करा, 2 DNA सीक्वेंस बनाए पहले, तो ऐसे DNA सीक्वेंस बनाए उनने जो क्या करेंगे, जो ए और बी चेन के लिए करस्पॉन्ड के लिए कोड करते हैं। फिर उनको इकोलाई के अंदर डाल दिया, और फिर उनने चेन बना भी ली ए और बी। बाद में उनको कंबाइंड कर दिया अलग से। कंबाइंड कैसे कर दिया, डाई सल्फाइड बॉन्ड से ही कंबाइंड कर दिया उनको बाद में,
तो बाय कंबाइनिंग दैम बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो क्रिएटिंग डैश बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डैश डैश कर दिया ना अपन ने, सारा डैश हो जाएगा पेपर में अपना, मतलब मजा आ जाएगा अपन को। क्या कर रहे हैं ये अमेरिकन साइंटिस्ट। कंपनी थी एली लिली, ओके। देन बट ये कंपनी क्या कर रही है, हाँ क्यों कर रही है? एक कंपनी है अब मैं बता रहा हूँ, एक कंपनी है एली लिली, है ना। तो हूँ करना, हूँ कंपनी है एली लिली, Yes. है ना। जो एली लिली कंपनी है ना, वो ये चाहती है कि वो इंसुलिन मार्केट में बनाए और बेचे। अच्छा, okay. हाँ, तो एली लिली कंपनी चाह रही है ऐसा, लेकिन उसने जाना, उसको पता पड़ा कि जो इंसुलिन बनता है वो तो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है ना। तो बट ये तो मैमल्स में बनता है। हाँ, मैमल्स में तो, और ह्यूमंस भी मैमल होते हैं, है ना। तो उन्हें जाना कि भैया इंसुलिन तो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है, और उसमें तो ए चेन होती है, बी चेन होती है और सी चेन भी होती है ना। तो उनने तो सोचा कि फिर जो ए और बी और जो सी होती हैं, उनमें से सी को हटाना पड़ता है बाद में, है ना। तो उनने फिर कुछ ऐसा जुगाड़ लगाई, उनने ऐसा सोचा कि अपन क्या करें, ए चेन को अलग बना ले रहे, है ना, और बी चेन को अलग बना ले रहे, है ना। और उन दोनों चेन को अपन क्या करेंगे, उन दोनों चेन को बाद में अपन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे, है ना। तो और ए चेन बना ली और बी चेन बना ली, और ए चेन और बी चेन दोनों चेन को बाद में बायसल्फाइड बॉन्ड जो लगाकर जोड़ देंगे, तो ये अपना इंसुलिन तैयार हो जाएगा, अरे वाह यार, कितना सही दिमाग चलाया इन्होंने। है ना। तो ये काम, यार मजाक है ना, तो ये काम कर लेंगे, है ना। तो बस अपना काम भी हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड की जगह अपन क्या लगा लेंगे, मतलब इन्होंने डैश। ह्यूमन इंसुलिन भी बना दिया बट बाहर बना दिया। हाँ, ह्यूमन इंसुलिन बनाने बाहर बना दिया, वाओ, है ना, ये काम कर सकते हैं। और बेच भी दिया। ओके, हाँ, और बेच भी दिया। सही है यार। और इसको अपन ने बोला ह्यूमुलिन, इसको क्या बोलेंगे वो अपन, कितना सही दिमाग चलाया इन्होंने कि ए और बी दोनों चीज को अलग अलग बनाया, यस क्योंकि अगर साथ में बनाते तो अपना उसकी पेप्टाइड बनती, फिर उसको हटाना पड़ता, यस यस। साथ में करना पड़ा। तो ये पूरा पेज अपन ने फिलअप में कन्वर्ट कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का, जिसमें अपन ने एग्रीकल्चर भी कर लिया, और फन ने ये वाला मेडिकल फील्ड का एक बहुत बड़ा प्रोसेस इंसुलिन वाला भी कर लिया। इंसुलिन में अपन सारी चीज़ लगभग याद हो गई, देख फिलअप में कन्वर्ट करते याद हो गई कैसे कैसी। अपन को ये पता पड़ गया कि इंसुलिन क्या करता है, डायबिटीज़ को मेंटेन करता है। अच्छा ना ये वाला है, पता है। हाँ यस यस, है ना। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई। अब अपन चलते हैं कहाँ, जीन थेरेपी पर, जो भी बहुत अच्छी चीज़ है। चैप्टर अपना अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ही चैप्टर अपना क्लोज होता है, अपन सारे के सारे PYQ, ऑल द PYQ मतलब डिस्कस कर लेंगे, है ना। और सारे PYQ को अपन हो जाएंगे, बहुत आसान है, मतलब फिलअप में कन्वर्ट करने के बाद सारे PYQ हो जाएंगे। चैप्टर बड़ा है लेकिन देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा। जीन थेरेपी देख लेंगे, आज नहीं बस कल हो जाएगा। जीन थेरेपी की हम बात करते हैं, क्या होता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इट इज़ अ मेथड टू करेक्ट जीन डिफेक्ट इन अ चाइल्ड। तो चाइल्ड के अंदर किसी जीन के डिफेक्ट को करेक्ट करना, ये 2023 का क्वेश्चन है ना, कि ये जो लाइन है वो 2023 का क्वेश्चन है ना। तो क्या है, इट इज़ अ मेथड। तो जीन थेरेपी क्या है, सिंपल सी बात है। तो डैश इज़ अ मेथड, इट इज़ अ, तो अपन बोलेंगे डैश इज़ अ, मतलब जीन थेरेपी इज़ अ, ओके। तो जीन थेरेपी मतलब डैश, है ना। जीन थेरेपी, हाँ, जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी इज़ अ मेथड टू करेक्ट अ जीन डिफेक्ट इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। तो चाइल्ड और एम्ब्रियो को भी अपन कवर कर दे रहे हैं। तो अपन बोलेंगे डैश इज़ अ मेथड टू करेक्ट अ जीन डिफेक्ट, जीन थेरेपी इज़ अ मेथड टू करेक्ट अ जीन डिफेक्ट इन व्हाट, इन चाइल्ड एंड एम्ब्रियो। हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सनस सेल। तो इसमें क्या करेंगे, जीन किसी पर्सन के सेल में डाले जाते हैं, क्यों, टिश्यू में भी डाल सकते हैं, टू ट्रीट अ हेरिडिटरी डिसीज। तो किसी अपन इसको हेरिडिटरी डिसीज को कवर कर देते हैं। तो जीन्स डाल रहे हैं अपन, क्यों कवर डाल रहे हैं, क्योंकि उसके डिफेक्ट को सही करना है, कौन सी, हेरिडिटरी, मतलब जेनेटिकली आया है जो। इट कंपेंसेट्स फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। ये किससे कंपेंसेट करता है, नॉन फंक्शनल जीन से कंपेंसेट करता है, मतलब उसकी भरपाई करता है ना। ओके, तो इट कंपेंसेट फॉर व्हाट, फॉर नॉन फंक्शनल जीन, फॉर नॉन फंक्शनल जीन। ओके, इट्स क्लियर, इज इट क्लियर, यस। देन फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी, अब यहाँ से एक कहानी आती है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी इन डैश 1990 was given to whom, 4-year girl, ओके, with एडिनोसाइन डीअमीनेज डिफिशिएंसी। तो इस बीमारी का नाम याद करना है, एडिनोसाइन
डी अमीनेस डिफिशियंसी, ADA रहने देंगे, ADA, उसको बाकी सबको कवर कर दिया। तो सबसे पहले जो जीन थेरेपी तो किसको दी गई थी, एक बीमारी थी 4 साल लड़की को, नाम हुआ था एडिनोसाइन डी अमीनेस डिफिशियंसी। डीमिनेज हाँ डी अमीनेस, डीएमिनेज ओके एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हाँ दिस 4 इयर्स ओल्ड 4 साल लड़की यस ये जीन थेरेपी पहली बार हाँ दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू व्हाट, डिसऑर्डर हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि अपने अंदर से एक जीन डिलीट हो गया। तो अपन बोलेंगे ड्यू टू डिलीशन, मतलब ड्यू टू डैश, एडिशन भी हो सकता था, ड्यू टू एडिशन हो सकता था लेकिन डिलीशन हुआ, ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन 4, किसके लिए, एडिनोसाइन डी अमीनेस के लिए जीन था जो डिलीट हो गया। तो जो कि क्या करता है, इम्यून सिस्टम, यहाँ पे एंजाइम क्रूशियल फॉर डैश, एंजाइम क्रूशियल फॉर डैश डैश या इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, ठीक है, यानी कुल मिला के इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। मतलब क्या मतलब वो क्रूशियल है हाँ इम्यून सिस्टम के लिए जो एक एंजाइम था वो बहुत ज़रूरी था, उसका जो जीन है वो डिलीट हो गया अपने अंदर से, तो अपन ने क्या करा, उसके लिए कमी आ गई, मतलब उसकी बीमारी हो गई। फिर इससे अपन उसको बोला एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी यस, अब दिस कैन बी क्योर्ड, अब इसको सही करा जा सकता है कैसे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से। तो पहली मेथड में डैश कर देंगे, इट कैन बी क्योर्ड बाय डैश बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, डैश रिप्लेसमेंट थेरेपी, डैश डैश कर दो सबका, यस एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, या तो ट्रांसप्लांट कर दो या तो ट्रांसप्लांट कर दो, है ना, बोन मैरो को, या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से होगा। तो ट्रांसप्लांटेशन किसका करेंगे, बोन मैरो का करते हैं, बोन मैरो का ही होता है ट्रांसप्लांटेशन, या तो एंजाइम रिप्लेसमेंट करेंगे, लेकिन जिसमें अपन इंजेक्शन देंगे, लेकिन बट दीज आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीटिव क्यूरेटिव हाँ, तो दीज आर द मेथड्स। तो अब स्टेटमेंट आएगा कि दिस डेफिशिएंसी एडिनोसाइन डीअमीनेज डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यस इट कैन बी treated by enzyme replacement therapy, what, क्या बोलते हैं इसके बाद यहाँ तो जीन थेरेपी में क्या होगा, जीन थेरेपी में होगा लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर, मतलब क्या करेंगे अपन, जो पेशेंट के ब्लड के जो लिम्फोसाइट्स हैं उन लिम्फोसाइट्स को अपन क्या करेंगे, उन लिम्फोसाइट्स को अपन ग्रो करेंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डैश किसको ग्रो करेंगे, डैश मतलब लिम्फोसाइट्स को ग्रो करेंगे करेंगे फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट्स के करेंगे है ना, उसका ऐसा थोड़ी कि लिम्फोसाइट्स क्या करा, मम्मी के लिम्फोसाइट्स को ग्रो करने लगा, ठीक, वी कैन नॉट टेक मम्मी के लिम्फोसाइट्स, जिसको क्या बोलते हैं जीन थेरेपी अपन को देनी है यस पेशेंट के अपन लोग हाँ लिम्फोसाइट ग्रो करेंगे, तो लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन द कल्चर, देन फंक्शनल ADA cDNA यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इन द लिम्फोसाइट। अब देखो एक लिम्फोसाइट बाहर निकाला, उस लिम्फोसाइट के अंदर अपन ने क्या करा, उस लिम्फो हाँ उस लिम्फोसाइट के अंदर अपन ने ADA cDNA मतलब एडिनोसाइन डीअमीनेज का जो DNA है वो अपन ने उसके अंदर डाल दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, किसका यूज़ करके, रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज़ करके, ठीक है, यानी एडिनोसाइन डीएमिनेज का डीएनए बनता है हाँ DNA था वो अपन ने उसके अंदर डाल यूज़ कर दिया, है ना। तो किसका यूज़ करके करा है, पहले रेट्रोवायरल DNA का यूज़ करके, रेट्रोवायरल वेक्टर का, एक बात। दूसरी बात ये कि फंक्शनल वो तो डाल देंगे अपन, किसके अंदर डालेंगे, लिम्फोसाइट के अंदर डालेंगे, ठीक है। देन दे आर रिटर्न टू द पेशेंट, देन दे आर डैश टू द पेशेंट, तो रिटर्न तो करेंगे इसको अपन, कोई बात, नॉर्मल सी बात है, तो इसको नहीं करना जरूरी नहीं है इसको, मतलब फिर दिस इज शुड बी पीरियडिकली रिपीटेड एज दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, हाँ ये बात भी सही है, इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो सेल है वो इमोर्टल नहीं है, मतलब वो मरते हैं भैया, जो लिम्फोसाइट क्या करते हैं, मर जाते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से रिपीट, आगे आई एम रिपीटिंग अगेन, जो लिम्फोसाइट थे, लिम्फोसाइट को तुमने बाहर निकाला बॉडी के, रात रात गुड नाइट हाँ जो लिम्फोसाइट थे तुमने लिम्फोसाइट को क्या करा, बॉडी के, लिम्फोसाइट की बॉडी के बाहर निकाला,
नहीं बट आई एम रिपीटिंग, लिम्फोसाइट को बॉडी के बाहर निकाला, वन सेकेंड, लिम्फोसाइट को बॉडी के बाहर निकाला एंड देन बाहर निकालने के बाद उनके अंदर डीएनए का इंट्रोड्यूस करा, डीएनए को इंट्रोड्यूस किया, है ना, और उनको तैयार किया, मतलब अच्छे से बेटा सजा मजा दिया, उनको पाउडर लगा दिया, लिपस्टिक लगा दी, है ना, और हाँ रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज़ करके, मेकअप आर्टिस्ट का यूज़ करके उनके अंदर मेकअप कर दिया, देन उनको बॉडी के अंदर डाल दिया दोबारा वापस से। लेकिन दिस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, वाई? यस, लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल, मतलब लिम्फोसाइट इमोर्टल नहीं। अब यहाँ से असैसिन रीजन का क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा, मतलब इतना शानदार क्वेश्चन आएगा, तो अपन कहाँ से कवर करें, पूरा बॉक्स ही बना दो इसको। यहाँ से असैसिन रीजन का क्वेश्चन आएगा, अपन बना ले रहे हैं असैसिन। कैसे क्वेश्चन आएगा असैसिन रीजन का, कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा असैसिन रीजन का कि असर्शन क्या होगा, असर्शन इज व्हाट, असर्शन इज दैट कि पेशेंट्स लिम्फोसाइट आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोसाइट adenosine deficiency can be treated, yes it can be treated, but अब रीज़न क्या होगा, नहीं अच्छा एक और ट्रीटमेंट ऑफ द लिम्फोसाइट कैन नॉट ट्रीट द एडेनोसाइन अमीनेज डिफिशियंसी परमानेंटली, या फिर हाँ ठीक परमानेंटली, या फिर इट शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, है ना। तो रीज़न क्या होगा, बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल। इज इट क्लियर? यस, नाउ देखें अपन चलते हैं इमॉर्टल, हाँ नॉट इमॉर्टल, तो रीज़न ये है कि अब इमॉर्टल नहीं है, मतलब है ना, नॉट इमॉर्टल का एकदम शुद्ध में क्या मतलब, वो अमर नहीं है ना, नॉट इमॉर्टल अमर नहीं है वो। नाउ तो व्हाट, नाउ हाउ कैन वी ट्रीट द डिसीज, अपन इसको कैसे सही कर सकें, मतलब कुल मिला के बात ये है ना। तो अपन इफ द एडीए जीन फ्रॉम द मैरो सेल्स इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब तुम्हें कब पता होना चाहिए, जब वो बच्चा एम्ब्रियो में है, कहाँ है, हाँ तभी अगर पता चल जाए, तभी उसके सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, किसको, मैरो सेल्स को, है ना, एडीए जीन को ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो उसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द परमानेंट क्योर, तो एक्चुअली व्हाट इज परमानेंट क्योर, तो परमानेंट क्योर इज, यस परमानेंट क्योर कब होगा, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही अपन को क्या चल जाए, मालूम हो जाए कि भैया इसके अंदर क्या है, यस। तो अपन बोलेंगे एडेनोसाइन जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो अपन इसको डैश बना दो, क्वेश्चन देना है ओके, वन सेकेंड ये, तो अपन बोलेगा इट एडीए जीन्स इज इंट्रोड्यूस इनटू अ सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ओके दिस टॉपिक इज कवर्ड। नाउ अपन चलते हैं कहाँ, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अभी तक हाँ ये पीडीएफ शेयर हो जाएगी ना, इसमें हो जाएगा सब कुछ। तो जीन थेरेपी क्या होती है, तो अपन बोलेंगे जीन थेरेपी, जो अब क्वेश्चन ये है कि जीन थेरेपी क्या होती है, सिंपल, तो जीन थेरेपी क्या होती है, जीन को डिफाइड को सही करना। फिर ने बोला कि अच्छा ठीक है जीन थेरेपी को सही, जीन को सही करना। फिर ने बोला कि अगर किसकी, मतलब कौन सी बीमारी का, इसका एग्जाम्पल एडीए, इसका बीमारी किस बीमारी में इसका इलाज किया गया, तो अपन बोलेंगे एडीए में इलाज करा गया, अच्छा है ना, एडीए एफिशिएंसी में ना, एडेनोसाइन डीएमिनेस, अच्छा इसमें इलाज किया, किस में, कितने साल की लड़की में, 4 साल की लड़की में, कितने साल की लड़की थी वो, 4 ईयर्स की। फिर उन्होंने बोला कि चलो उसका परमानेंट क्योर क्या है, व्हाट इज़ द परमानेंट क्योर, तो उन्होंने बोलेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या कर दिया जाए, उसको पता लगा कि एडीए जीन उसके अंदर डाल दिया जाए, है ना, कौन से सेल से, मैरो सेल से, कौन से सेल से डालेंगे, हाँ मैरो सेल से डालना चाहिए, मेरे सेल से एडीए से जीन निकालेंगे और उसके अंदर डाल देंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डाल देंगे, तब बाकी, हाँ। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो परमानेंट क्योर के अलावा और कौन से क्योर है, परमानेंट क्योर नहीं है, चलो ठीक है, कौन सा क्योर अच्छा, मतलब नॉर्मल क्योर कौन से क्योर है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, पर परमानेंट नहीं है ना, इनसे कम्प्लीटली क्योर नहीं होती। तो किससे होती है कम्प्लीटली क्योर, लिम्फोसाइट से होती है, हाँ। तो क्या उससे परमानेंट हो जाता, नहीं होता, उससे रिपीट करनी पड़ेगी बार बार प्रोसेस को।
अच्छा, क्यों? क्योंकि वो इमॉर्टल नहीं है। ओके, ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट हो। यस, यस इट इज़ कम्प्लीटेड। अब अपन चलते हैं कहाँ? मॉलिकुलर डायग्नोसिस। तो मॉलिकुलर डायग्नोसिस क्या है भैया? मॉलिकुलर डायग्नोसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके बेसिस पर या फिर जिससे अपन मॉलिक्यूल्स के थ्रू, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर बीमारी का पता लगा सकते हैं। जैसे टाइफाइड होता है, किसी को टाइफाइड होता है तो वो जब पता पड़ता है जब पैरासाइट उसके बॉडी के अंदर आ चुका है ना, और बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर चुका ना पैरासाइट, तभी पता पड़ता है ना बीमारी का। बताओ। हाँ, लेकिन आवाज नहीं आती वो। यस यस आ रही है। लेकिन जब मलेरिया होता है, मलेरिया, 1 सेकेंड, now we are starting a new process. तो molecular basis, now we are starting a new heading, that is molecular diagnosis, है ना। so what is this, what is the टॉपिक? देखो देखते हैं। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, मतलब पुराने ज़माने की जो मेथड होती हैं जैसे कि सीरम या यूरिन एनालिसिस, ये एनालिसिस वो एनालिसिस, है ना, ब्लड एनालिसिस, ये हर कुछ को निकाल निकाल के ले जाते हैं, है ना, वो सब चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे अपन। थोड़ा अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। हाँ, तो मतलब कुल मिला के जो ट्रेडिशनल मेथड है उनका यूज़ करके अपन अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते, बीमारी होने से पहले उसका पता नहीं लगा सकते। इससे तो बीमारी हो चुकी है, उसके मतलब जैसे सीरम या यूरिन एनालिसिस को तो बीमारी हो चुकी है, तब उसको पता चलेगा। यस यस यस, है ना। तो बीमारी हो चुकी है तब अपन को पता पड़ेगा कि बीमारी हो गई, अपन को पहले पता नहीं पड़ेगा, तो अपन बोलेंगे अर्ली डायग्नोसिस। तो अपन बोलेंगे डैश डायग्नोसिस, भाई साहब अलग लेवल, मतलब, है ना। तो डैश डायग्नोसिस, कौन सा डायग्नोसिस? अर्ली डायग्नोसिस। डैश ऑफ द डिजीज, क्या? अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज इज नॉट पॉसिबल, कैसे? कन्वेंशनल मेथड से, सीरम या एनालिसिस, ठीक। अब बोले तो फिर क्या करें? पॉसिबल नहीं है, जैसे अपन को पहले पता चला। हाँ, है ना। तो इट इज़ पॉसिबल बाय बताओ ना। टेक्निक सच एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये किससे पॉसिबल होगा? एलिसा टेस्ट करेंगे अपन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही अपन उसको पता लगा सकते हैं, या पीसीआर से, या एलिसा से। तीन है रिकॉम्बिनेंट, तो तीनों को डैश कर दिया मैंने तीनों को डैश डैश बना दिया। सच एज वॉट? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यस। पीसीआर, यस। एलिसा, डीएनए टेक्नोलॉजी यार, और एलिसा yes. Now we will study PCR in that. अपन लोग पहले पता। We will study PCR as well as ELISA. We will not study recombinant DNA technology because it is studied in the last chapter, which is what? Biotechnology principle and process, जो कि अपन पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है ना। जो अब अपन चलते हैं PCR पर। अच्छी रिकॉर्डिंग होनी नहीं थी, कहाँ से कहाँ, पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया, बार बार रोकने में यही होता है। अच्छा चलो, तो PCR सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इसको मिटाते हैं, है ना। अब PCR फिर से देखते हैं, चलो PCR। हाँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है अपने पास, क्या होती है, जिसमें अपन क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, किसी भी पैथोजन की। अच्छा सबसे पहले तो ये देखो, ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में करते क्या है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या करते हैं अपन चाहते हैं कि जो बीमारी होने वाली है उसका पहले ही पता लग जाए, है ना, ताकि मतलब भूकंप आने से पहले ही पता लग जाए कि भूकंप आने वाला है ना। तो क्या करेंगे, तो अपन तैयारी कर लेंगे वैसे, है ना। इसलिए तो अपन ने क्या करा, अपन ने एक ऐसा तरीका खोजा, 3 तरीके खोजे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए, और पीसीआर, और एलिसा, है ना। तीनों को बारी बारी से पढ़ना है अपन को, एलिसा। अब ये सब चीज़ें पिछले चैप्टर में थी, लेकिन अपन को यहाँ पर उसका सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ना है कि किस यूज़ में आएंगे वो, है ना। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ डैश, यानी प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। पैथोजन की जो प्रेजेंस है उसका पता हम पहले भी लगा सकते हैं, है ना। मतलब उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? पहले भी लगा सकते हैं, कई सारे, जब तक उसका कंसनट्रेशन बढ़ता नहीं है बॉडी में, उसके पहले भी हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? उसको एम्पलीफाई करके। किससे एम्पलीफाई करेंगे? पीसीआर से एम्पलीफाई करके, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस की जो लो कंसनट्रेशन, उसको अपन क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? एम्पलीफाई करके। किससे एम्पलीफाई करेंगे? पीसीआर से,
ठीक है, तो ये सारे मीन वर्ड अपन ने छुपा दिए। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए। ओके, जो जो वर्ड्स अपन शॉर्ट नोट में बनाते हैं ना, शॉर्ट नोट लिखते हैं वही वर्ड। DNA का। हाँ, डीएनए को अपन, यस डीएनए को अपन क्या करेंगे, बहुत सारी कॉपी बनाएंगे और उसको फिर टेस्ट करेंगे। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जो बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया का जो डीएनए है, उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना लेना, है ना। इज इट क्लियर और नॉट? तो उस बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपी बना लेना, जिससे पता लग जाए कि कौन सा बैक्टीरिया अपने बॉडी में आने वाला है, ग्रो करने वाला है बहुत जोर से। एनी डाउट? यस, व्हाट डाउट? ओके ओके ओके। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ पीसीआर? हाउ वी कैन यूज पीसीआर? सबसे पहला, यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स। जो भी पेशेंट सस्पेक्टेड हैं एड्स से, उनमें अपन क्या करेंगे, HIV का टेस्ट करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहले पता करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एड्स के पेशेंट बीमारी फैले उससे पहले। प्लीज इसके बारे में अपन ज़्यादा बात ना करें। एक ही लाइन है इसके बारे में, है ना। तो टू डिटेक्ट HIV in the suspected AIDS patients. तो to detect dash in the suspected dash patients, ठीक है, डैश कर दिया उसको अपन ने। देन टू डिटेक्ट जीन म्यूटेशंस, और दूसरा क्या है, जीन म्यूटेशंस को डिटेक्ट करना, टू डिटेक्ट डैश इन द सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। यस, कैंसर किसकी वजह से होता है, म्यूटेशंस की वजह से होता है, तो जीन म्यूटेशंस को पता लगाना। तीसरा, टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, और भी बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डैश डिसऑर्डर्स। तो जीन के बारे में सब कुछ था, जेनेटिक म्यूटेशंस या जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डैश, है ना। चलो अब बात करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, इसी में बोलते हैं प्रोब। तो प्रोब अंडरलाइन कर लो, है ना। तो ये प्रोब क्या होता है, प्रोब होता है सिंगल स्टैंडर्ड, है ना। सबसे पहले तो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो डैश स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कर दिया, जोड़ दिया, तो उसे हम प्रोब बोलेंगे। इज हाइब्रिडाइज्ड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ, अच्छा इस टेक्निक में करते हैं अपन, ये किस में कर रहे हैं अपन, PCR में नहीं करते, पता नहीं क्यों है, ये क्या है ना। तो केवल इस हाइब्रिडाइज्ड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल फॉलोइंग बाय डिटेक्शन यूजिंग अ ऑटो रेडियोग्राफी, फॉलोइंग बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। जिस क्लोन के पास क्या होता है, जिस क्लोन के पास म्यूटेटेड जीन होता है वो क्या नहीं दिखता, फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं दिखता। अच्छा, बिकॉज प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्रिटी विद द म्यूटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं रेड से मार्क कर दूँ पहले तो सारी चीज़ों को बॉक्स बनाकर, और ये पूरा बॉक्स ही बना दिया, मतलब इंपॉर्टेंट है ये। सुनना एलिजा टेस्ट तक करेंगे, फिर बुलाएंगे लोग। तो अब इन्हें बोला एलिसा से पहले 2-3 लाइन बची हैं अपनी, क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सुनना एक बार ये वाला, चलो, अ डैश स्टैंडर्ड DNA, कौन सा स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। ओके, एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA या फिर सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है। पहली बात तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA बोल रहे हैं भाई सभी, और फिर वो RNA बोल रहे हैं। टैग्ड विथ अ रेडियो एक्टिव प्रो मॉलिक्यूल, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, मतलब कोई भी एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल हो सकता है वो, उसके साथ उसको बांध दिया अपन ने, DNA लिया और उसको किसके साथ बांध दिया अपन ने, रेडियो एक्टिव DNA के साथ उसको बांध, मतलब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ उसको बांध दिया। ऐसे हम क्या बोला, प्रोब बोला, ऐसे हमने क्या बोल दिया फिर, प्रोब। पहला क्वेश्चन ये था प्रोब क्या है, तो प्रोब एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ DNA का अटैच पार्ट है, मतलब प्रोब है, ठीक है। इज हाइब्रिडाइज्ड, हाँ टैग मतलब जोड़ देना, उसको टैग कर देना, है ना, टैग कर देना फ्रेंड को, टैग विद फ्रेंड। यस, अब अपन ने क्या बोला, हाँ प्रोब बोलिए। तो इट इज हाइब्रिडाइज्ड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA, अपन ने क्या करा, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ उसको फ्यूज़ करवाया, फिर
उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ से फ्यूज़ करवाया इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन ऑफ यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। फिर अपन ने उसको क्लोन करवाने का मतलब कॉपी बनाई, बहुत सारी कॉपी बनाएंगे फिर अपन उसकी। पहले उसको क्या करा, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ हाइब्रिडाइज करवाया, हाइब्रिडाइज का मतलब तो क्रॉस करवाना, सिंपल क्रॉस करवाया, और फिर उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाई, है ना, कॉपीज़ क्रिएट करी। तो उससे क्या होगा, क्रॉस करवाना, ऐसे एनिमल्स का क्रॉस नहीं करवाते अपन। हाँ, तो अपन ने उसका क्रॉस करवाया और फिर अपन ने बहुत सारी कॉपीज़ जनरेट करी। फिर क्या होगा, बाय डिटेक्शन, फिर अपन ने डिटेक्शन किया उसका। हाँ, तो क्रॉस तो एनिमल्स के बीच में कराते हैं, ऐसे ही अपन यहाँ पर भी हाइब्रिडाइज्ड को मैं क्रॉस बोल रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस के जैसा ही होता है। उसमें अपन एक डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को या आरएनए को अपन क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ पहले उसको अटैच किया, फिर अपन ने उसी के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसी लिक्विड के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसी के अपोजिट वाले स्ट्रैंड्स को जोड़कर अपन ने हाइब्रिडाइज करवाया। हाइब्रिडाइज का मतलब उनको आपस में फ्यूज़ करवाना, है ना। हाँ, उसी के जैसा कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट स्टैंड होते हैं उनको, उसको अपन ने हाइब्रिडाइज करवाया। फिर अपन ने बहुत सारी कॉपीज जनरेट करी। हाँ, फिर उसको ऑटो रेडियोग्राफी से अपन ने डिटेक्ट किया। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है, ऑटो रेडियोग्राफी जैसी टेक्निक होती है जिससे पता पड़ता है कि कौन रेडियो एक्टिव है मॉलिक्यूल और कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। मतलब ये पता पड़ता है कि कौन सा मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव है और कौन सा मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव। हाँ नहीं, तो क्लोन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी कॉपीज बनाना। हाँ, फिर डिटेक्ट करते हैं अपन ऑटो रेडियोग्राफी से। तो डिटेक्शन किससे करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी से करेंगे। तो फिर क्या होगा, अब क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन, अब मान लो कोई ऐसा क्लोन बना जिसके पास कोई ऐसा जीन है जो म्यूटेटेड है। म्यूटेटेड मतलब जिसमें थोड़ी बहुत बेकार जीन है, या ऐसा जीन है जो, हाँ हाँ, क्लोन बनी है, उसमें अगर म्यूटेटेड जीन हुआ तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं दिखेगा। बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोन है ना, क्लोन बना है, यस, जो क्लोन बना है उस क्लोन में अगर म्यूटेटेड जीन है, मतलब पहचान लेंगे अपन ऐसे, तो म्यूटेटेड जीन है अगर उसमें, तो वो रेडियोग्राफी फिल्म पे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो प्रूफ था वो प्रूफ कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता किससे, म्यूटेटेड जीन से, क्योंकि म्यूटेटेड जीन है ना, वो अपन को थोड़ी पता है अपन उसे कैसे बना सकते हैं। एक बार बता, अच्छा यहाँ से कहानी आती है अच्छी। मान लो एक जीन है जो म्यूटेशन है इसके अंदर, एक जीन के अंदर क्या है, म्यूटेशन है। हाँ हाँ, म्यूटेशन है, म्यूटेशन वाला डिफेक्ट होता है, म्यूटेशन का मतलब यहाँ पे डिफेक्ट है। अब वो डिफेक्टेड जीन है, अपन को क्या पता वो कैसा है डिफेक्टेड जीन, किस तरीके से डिफेक्टेड है, तो अपन उसको नहीं जानते। अगर अपन उसको नहीं जानते तो अपन ऐसा प्रूफ भी नहीं बना पाएंगे जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो। ठीक, तो जब अपन प्रूफ बना ही नहीं पाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो ऑटो रेडियोग्राफिक फिल्म पर दिख ही नहीं सकता। इज इट क्लियर और नॉट, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन। देखो, मान लो एक जीन है, एक ऐसा जीन है जो म्यूटेशन होगा, जिसके अंदर म्यूटेशन हो गया, ठीक है, यस बोलना है, यस, है ना। एक जीन है, इसके अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब जब म्यूटेशन हो गया उसके बाद अपन ने उसको, अपन नहीं जानते कि उसमें कैसा म्यूटेशन हुआ, कौन से जीन, कौन से फ्रेगमेंट लगे, कौन से फ्रेगमेंट हटे, क्या हुआ अपन को नहीं पता। ठीक, अब अपन ने मन से अपनी मर्जी से एक प्रोब क्रिएट किया है, ठीक है, और उस प्रोब में अपन ने मर्जी से बेसिस डाले हैं, अपने मर्जी से उसको क्रिएट किया है, डीएनए को, फ्रेगमेंट को। अपन को नहीं पता कि अपने मन से अच्छे से अपने हिसाब से क्रिएट किया। अपन को ये नहीं पता कि सामने वाला जीन अगर म्यूटेशन हुआ सामने वाले जीन में तो वो कैसा होगा। जो एक जीन अननोन जीन है इसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, वो अपन को नहीं पता कैसा हुआ है वो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी उसका उल्टा तो जीन अपन बना नहीं पाएंगे, है ना। अपन तो एक नॉर्मल जीन बनाएंगे, है ना, तो नॉर्मल जीन के अपोजिट भी कौन सा जीन आएगा, नॉर्मल ही आएगा। नॉर्मल जीन के अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो भी कैसा जीन आएगा, नॉर्मल ही आएगा। हाँ, लेकिन उसमें म्यूटेशन वाला जीन नहीं आ पाएगा, इसलिए वो बोल रहे हैं, स्लिम लाइन तो बहुत गहरी लाइन है, इसलिए बोल रहे हैं कि जो क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। क्यों, क्योंकि जो प्रूफ विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विथ म्यूटेटेड जीन, इसलिए प्रूफ के पास कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। हाँ, क्लोन द प्रूफ विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी
विद द म्यूटेड जीन, मतलब जो प्रोब अपन ने बना के दिया था उसके पास म्यूटेटेड जीन की कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, क्योंकि वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि म्यूटेटेड जीन तो अलग से ही पैदा लिया है ना, वो तो अलग से ही बना है दुनिया में, है ना। तो म्यूटेटेड जीन जो है वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब में नहीं हो सकती। प्रोब में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रोब अपन ने बनाया है, अपन ने क्रिएट किया है, और म्यूटेटेड जीन जो है वो भगवान ने क्रिएट किया एक तरीके से, है ना। तो अपन इसमें फिलअप कैसे बनाएंगे? फिलअप ऐसे बनाएंगे कि क्लोन हैविंग डैश जीन, क्लोन हैविंग डैश जीन, कौन सा जीन? म्यूटेटेड जीन, ठीक है। विल नॉट अपीयर, तो विल नॉट अपीयर रहने देंगे, विल नॉट अपीयर ऑन व्हाट? ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, ऑन डैश फिल्म, तो सभी बता देंगे फोटोग्राफी फिल्म। लेकिन कौन सा जीन नहीं दिखेगा? म्यूटेटेड जीन। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज तो रीज़न है, बिकॉज द प्रूफ विल नॉट हैव, क्या नहीं है उसके पास? कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, तो डैश नहीं है। बाहर लड़ाई हो रही बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोर से लड़ाई हो रही बाहर किसी की पता नहीं, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो। चलो, द क्लोन हैविंग डैश जीन, व्हाट जीन? म्यूटेटेड जीन, will not appear on dash which what photographic film, why? because probe will not have, अच्छा एक क्वेश्चन आया कि, अब क्वेश्चन आया यहाँ से, क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, why? तो why it is not appearing on the photographic film? clone having mutated gene will not appear on the photographic film, why? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है प्रोब की? म्यूटेटेड जीन के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कुछ नहीं, अपोजिट स्टैंड नहीं है उसके पास उसका, ठीक है। ओके डन, है ना। ये लाइन अच्छी आनी चाहिए अपन को, समझ में, और कुछ नहीं है। फिर इसमें लिखा था एक और कि हाइब्रिडाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, हाँ, किससे रिलेट करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी से रिलेट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है सिंपल सा वाले, है ना, कि किस, हाँ, अपोजिट स्टैंड नहीं है उसके पास, अब समझ में आया, अपोजिट स्टैंड होने चाहिए जब उसको पहचान सकते हैं अपन। एक और है, डिटेक्शन किससे होता है? ऑटो रेडियोग्राफी से होता है, जो डिटेक्शन होगा उसका वो किससे होगा? ऑटो रेडियो। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे, प्रोब क्या होता है, हाँ, क्वेश्चन 3 बनेंगे, प्रोब क्या होता है, प्रोब क्या होता है वो क्वेश्चन, ऑटो रेडियोग्राफी से क्या करेंगे वो क्वेश्चन, और क्लोन क्यों, क्लोन म्यूटेटेड जीन वाला क्लोन क्यों नहीं दिखेगा वो वाला क्वेश्चन, ठीक। फाइनली तीनों क्लियर होगा इसमें। अब एलिसा, नाउ मूव ऑन टू द एलिसा। व्हाट इज एलिसा? फुल फॉर्म एलिसा का, एलिसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट assay, enzyme linked immunosorbent assay, simple. Now it is based on what? It is based on what? Principle of antigen antibody interaction, तो डैश लगाना है यहाँ पर, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है, हाँ, ओके। तो क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन? मतलब जो एंटीजन, यस, हाँ, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है अपनी बॉडी में, अगर कोई इन्फेक्शन अपनी बॉडी में हुआ है तो उसका कैसे पता चलेगा? उसके खिलाफ अपने बॉडी में क्या बनने चाहिए? एंटीजन बनने चाहिए। अगर एंटीजन बने हैं तो मतलब वो इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन अपन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो इन्फेक्शन हुआ है पैथोजन से वो पहले ही डिटेक्ट करना है अपन को, पहले से डिटेक्ट करना है अपन को। तो उसके खिलाफ जो एंटीजन बने हैं, जैसे कि प्रोटीन बने हैं कुछ, या ग्लाइकोप्रोटीन बने हैं उसके खिलाफ अपनी बॉडी में, उनको डिटेक्ट कर लो, है ना, पहले ही, है ना। सॉरी एक मिनट सॉरी, ध्यान से, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। एंटीजन जो आते हैं बाहर से, प्रोटीन हो सकते हैं वो, या फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, है ना, वो वायरस बैक्टीरिया से कहीं से भी आ सकते हैं, वो अगर उनके खिलाफ अपनी बॉडी क्या बना रही है? एंटीबॉडीज़ बना रही है ना, अपनी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीजन बाहर से आते हैं, अपनी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो वो अब पैथोजन के खिलाफ बनते हैं ना वो, है ना, तो पैथोजन के खिलाफ जो एंटीजन या एंटीबॉडी बने अपनी बॉडी में, उनको अपन क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे, है ना, और डिटेक्ट करने के बाद अपन उनको पता पड़ जाएगी बीमारी है। तो एलिसा मेजरली, उसमें फुल फॉर्म क्या आया था? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे मेजरली एड्स के लिए इस्तेमाल होता है, एड्स का टेस्ट होता है एलिसा,
एड्स के लिए, HIV के लिए पब्लिक वगैरह में होता है। नहीं, इतनी इतनी सारी चीज़ों के लिए नहीं होता, है ना, एड्स वगैरह के लिए होता इसलिए होता है। है। हाँ, है ना, तो अगर एड्स, एंटीबॉडी क्या बोलते हैं, हाँ, एंटीबॉडीज अगर बॉडी में फाउंड हुए हैं अपन किसी के खिलाफ तो समझ जाएंगे कि इन्फेक्शन, ये वाला इन्फेक्शन होगा। फिर अपन PCR की यूज़ कर लेंगे और फिर उसको एम्प्लीफिकेशन करके कन्फर्म कर लेंगे, है ना, ये वाली कहानी है। चलो तो इसे फिलअप बनाते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द डैश व्हाट, इट इज़ बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन फर्स्ट। सेकेंडली, इन्फेक्शन बाय डैश कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। किसी का इन्फेक्शन हुआ यानी पैथोजन का इन्फेक्शन अगर हुआ है तो अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। हाँ, एंटीजन आया अपनी बॉडी में, या बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज, या एंटीजन या एंटीबॉडीज पता करके अपन कर सकते हैं जो कि पैथोजन के खिलाफ बनी होती हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक, तो इतना ही काफ़ी है, इसमें 3 लाइन है। चलो फाइनली अपना एलिसा भी कंप्लीट हो गया। अब नाउ व्हाट यू कैन डिस्कस, चलो अब अपन तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं। तीसरा एप्लीकेशन कौन सा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। क्या होता है ट्रांसजेनिक यार एनिमल्स? हो जाएगा मुझे तो अच्छा लग रहा है यार। ओके, ट्रांसजेन, अब अपन देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखो थर्ड एप्लीकेशन है। पहला अपन एप्लीकेशन देखा था अपन ने देखा था पहले एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, जिसमें अपन ने बीटी कॉटन देखा, मतलब बेसिक थियोजेनेसिस की कहानी देखी। फिर अपन ने उसकी बेसिक थियोजेनेसिस की कहानी के बाद अपन ने नेमाटोड की कहानी देखी थी। फिर अपन ने देखा मेडिसिन में एप्लीकेशन देखा तो अपन ने इंसुलिन की कहानी देखी, और उसमें चेन A, चेन B और CB की कहानी देखी थी, एल कहानी देखी। फिर अपन ने इंसुलिन के बाद अपन ने कहानी देखी थी अब वो 4, पता नहीं करो। ओ शिट। देखो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया तो अपन ने क्या करा, एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन देखे। एग्रीकल्चर में किस किस के एप्लीकेशन देखे अपन ने, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के एप्लीकेशन है ना, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस की कहानी देखी थी। फिर बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का नेमाटोड की कहानी देखी थी, नेमाटोड था एक प्लांट के अंदर, उसकी कहानी। फिर अपन ने जब मेडिसिन में एप्लीकेशन देखने का स्टार्ट करा तो मेडिसिन में अपन ने इंसुलिन की कहानी देखी, है ना, उसमें चेन A, चेन B वाली कहानी, एल कंपनी की कहानी। फिर इंसुलिन के बाद अपन ने फिर 4 साल की लड़की थी, एडिनोसिन डायमिनिस बीमारी होगी तो उसकी कहानी देखी, उसके ट्रीटमेंट की कहानी देखी। फिर अपन ने मॉलिकुलर डायनेसिस को देखा। मॉलिकुलर डायनेसिस में अपन ने एलिसा देखा, PCR देखा और रिकमेंडेड DNA नहीं देखा, है ना। और फाइनली अपन चलेगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स के पास, अब है ना। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स में अपन देखेंगे, वन सेकेंड आई एम एक्सप्लेनिंग। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स अपन स्टार्ट करेंगे, अब उसको खत्म कर देंगे फिर अपन, है ना। चलो स्टार्ट। दीज आर द एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करेंगे, जिनका, नहीं आई एम नॉट स्टॉपिंग। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एंड जीनोम वो जीनोम हैज़ बीन अल्टर्ड, जिनका जीनोम को क्या कर दिया गया, अल्टर कर दिया। कैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा जीन बाय मैनिपुलेशन, एक्स्ट्रा जीन डाल दिया गया इनके अंदर, ठीक है, ओके। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो जिनके अंदर एक्स्ट्रा जीन डाला, तो अपन क्या करेंगे फिलअप में, दीज आर द एनिमल्स हुज जीनोम हैज़ बीन डैश, जीनोम हैज़ बीन अल्टर्ड। कैसे? बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा फॉरेन DNA, इंट्रोडक्शन ऑफ एन व्हाट, इनके बाल छोटे-छोटे एक्स्ट्रा फॉरेन जीन बाय मैनिपुलेशन। जिनके बाल छोटे-छोटे, वन सेकेंड। तो ना दीज आर दैट एनिमल्स हुज जीनोम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। एक बात बताऊँ, बता देगा सारे अपनी लैंग्वेज में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनका DNA जो है वो अल्टर्ड किया जा चुका है। कैसे? मतलब कुछ किसी भी तरीके से अल्टर किया जा चुका है और उनमें अंदर फॉरेन DNA डाला है, मतलब फॉरेन जीन डाला है उनके अंदर, है ना, ठीक है। अब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्या करा, जिनके अंदर फॉरेन DNA डाला गया है, जिनके अंदर क्या डाला गया है, फॉरेन DNA डाला गया है, और फॉरेन DNA डालने के बाद उनको ट्रांसजेनिक बनाया गया है। मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिनको फॉरेन DNA के अंदर डाल दिया गया उनके अंदर, ठीक है। तो उससे कुछ हो जाएगा उनके अंदर चेंज। यस हाँ। तो अब जैसे कि ट्रांसजेनिक रैट्स, अब इसमें ऑप्शन आएगा ट्रांसजेनिक क्या आ जाएगा, रैट्स। फिर रैबिट्स भी बन चुके, ये वो एग्जांपल में आते हैं। ट्रांसजेनिक रैट्स बन चुके, रैबिट्स बन चुके, पिग बन चुके, सुअर, शीप बन चुकी, काऊ बन चुकी, फिश बन चुकी, ये सारी चीज़ें बन चुकी ट्रांसजेनिक, ओके। तो 95% चूहे जो हैं, है ना, 95% एनिमल्स हैं जो ट्रांसजेनिक है, वो कौन है आपके पास? 30% ट्रांसजेनिक, यस हाँ। तो अपन बोलेंगे 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो कौन होते हैं, माइस होते हैं। मतलब अपन ने चूहे ही ज़्यादा बनाए हैं ट्रांसजेनिक करके, है ना। तो ये है। अब बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है?
तो इसको जल्दी पढ़ना है, ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो देखो सबसे पहले तो मैंने अपन लोग ये कर क्यों रहे हैं, क्यों ही बनाना, यस तो बेनिफिट्स देखना है भाई, एंड वाई वी आर मेकिंग क्यों दैम। बनाना है अपन को। यस तो वी आर डिस्कसिंग ना बेनिफिट्स। ठीक है, ओके। ओके, टू स्टडी रेगुलेशन ऑफ जीन्स एंड देयर एक्शन ऑन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले अपन जीन के बारे में देखेंगे, जीन के बारे में जानेंगे कि जीन का क्या एक्शन है, कैसे काम करता है। तो अपन इंसानों में नहीं देख सकते, तो जानवर में देख लेंगे वो चीज़, है ना। तो स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर or gene from other species that alter formation of this factor are introduced and the biological effect are studied. This gives information about biological role of factor in the body. कुल मिला के अपन किसी चीज़ के बायोलॉजिकल रोल को जानने के लिए यूज़ करते हैं, किसी एंजाइम या हार्मोन के बायोलॉजिकल रोल को जानने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, इस पॉइंट से। फिर अपन चलते हैं टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़। किसी डिसीज़ के डेवलप होने में जीन का क्या रोल है ना, किसी डिसीज़ के डेवलप होने में जीन का क्या रोल है और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर द ह्यूमन डिसीज़, जैसे कि कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, अल्जाइमर डिसीज़ है, इनके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो अपन ये डिसीज़ याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी, है ना। अल्जाइमर, इसमें दिमाग मतलब यादा चली जाती है। तो कैंसर हुआ तो उसको मतलब क्या था, रूमेटॉइड मतलब अर्थराइटिस, वही अर्थराइटिस होती है ना, गठिया। ओके, तो अपन कह सकते हैं कैंसर, यहाँ बोल देंगे अपन कैंसर, सी अकेला रहने दे रहा कैंसर का। फिर ने बोला सिस्टिक फाइब्रोसिस का भी सी रहने दे रहा, हिंट के लिए, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाँ। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का आर एच रहने दे रहा। सिस्टिक फाइब्रोसिस में सिस्ट बन जाते हैं बॉडी के अंदर, मतलब गठाने बन जाती हैं अलग अलग जगह पे। एंड अल्जाइमर डिजीज, तो देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, अल्जाइमर डिजीज और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये चार बीमारी हो सकती हैं जो अपन क्या कर सकते हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। तो इनमें से कोई भी बीमारी आ सकती है। यस, है ना, पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज which of the treatment of which of the following disease is studied by transgenic animals in the transgenic animals। किस में पढ़ेंगे अपन, कैंसर का, सिस्टिक फाइब्रोसिस का, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अल्जाइमर का। ओके, नाउ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे सम मेडिसिन्स, जो कि बहुत सम मेडिकल कॉन्टेंट एक्सपेंसिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड, वन सेकेंड, सम मेडिसिन्स कॉन्टेन क्या, सम मेडिसिन्स कॉन्टेन एक्सपेंसिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। एक्सपेंसिव, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके अंदर बहुत महंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो डीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड, क्यों यूज़ करते हैं फिर अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, क्योंकि हाँ बस टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन विच कोड्स फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, अपन इसको रेड से मार्क कर दे रहे हैं पहले तो। क्या, ह्यूमन प्रोटीन अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन, मतलब एक ह्यूमन का एक प्रोटीन है अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन, जो अपन क्या कर रहे हैं, जो एम्फिज़मा की बीमारी में सही में काम आता है। एम्फिज़मा एक बीमारी का नाम है, हाँ। तो एम्फिज़मा, ट्रीट एम्फिज़मा, जिसमें क्या होता है, अल्वेलाई ख़राब हो जाती है, एम्फिज़मा सिगरेट पीने से होती है एम्फिज़मा। ये तो मुझे पता है। वाओ, है ना। तो ह्यूमन प्रोटीन अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फिज़मा, प्रोडक्ट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकेटोनुरिया। अच्छा एक मिनट, ट्रीट एम्फिज़मा, प्रोडक्ट्स फॉर, हाँ, यूज टू ट्रीट प्रोडक्ट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, और भी है, फिनाइलकेटोनुरिया के लिए भी है ये, और अपने पास सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। एक ये लाइन के लिए बता कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग कोड फॉर अ पर्टिकुलर, हाँ नहीं ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड, हाँ, तो अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर यूज टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो बायोलॉजिकल, ऐसे प्रोटीन है या फिर कोई प्रोटीन या फिर कोई न्यूक्लिक एसिड है, कोई भी ऐसा केमिकल है जो कौन बना सकता है, एनिमल्स बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए उनको एनिमल्स को यूज़ करेंगे अपन, जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोड करते हैं, है ना। तो देख मान लो अपन ने कोई जीन डाला और वो जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है ना, कोड करता है किसी पर्टिकुलर जीन के लिए, कोई जीन डाला जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो उससे अपना काम हो जाएगा, ये वाली बात है
है ना, जल्दी देख लेंगे अपना, जल्दी खत्म करो इसको। इन 1990 अब एग्जाम्पल ये वाला हो गया, एन अल्फा ह्यूमन प्रोटीन जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन है वो एम्पिस्मा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ना, और फिनाइलकीटोनुरिया में भी और सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब नाउ इन 1997 रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, तो बफेलो आ जाता है यहाँ पर कभी कभी, तो रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्या है, काउ है ये, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। हाँ इसमें क्वेश्चन आया था बफेलो आ गया था, हाँ इसमें बफेलो कर दिया था, क्वेश्चन में बफेलो कर दिया था यहाँ पर, हाँ दैट इज रॉन्ग, वही तो दिक्कत है, यही तो कर देते हैं, वो अलग से कुछ नहीं करते, ये करेंगे छोटे छोटे काम। हाँ इट इज काउ, ओके। यस यस यस, तो अपन क्या करेंगे, रोजी क्या है अपने पास, ट्रांसजेनिक काउ है। नाउ अब अपन ने बोला कि प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोट, रोजी जो है फर्स्ट, तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है जो क्या करेगी, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाती है, जो कि ह्यूमन के लिए प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाती है, जिसमें 2.4 ग्राम प्रोटीन होता है, 2.4 ग्राम प्रोटीन होता है पर लीटर में। इट कॉन्टेंस द ह्यूमन लैक्ट, अब इसको डैश बना रहा हूँ, ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड इट इज़ न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। मतलब जो काउ मिल्क है ना, गाय का दूध है जो, उससे भी अच्छी क्वालिटी का दूध ये देती है, और इसमें क्या होता है, ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, हाँ ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, और प्रोटीन कितना 2.4 ग्राम, और है कौन, ट्रांसजेनिक काउ, यस यस, रोजी एक ट्रांसजेनिक काउ है जिसमें ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क बनता है, उसका प्रोटीन का नाम ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्यूमिन है, और जो कि अच्छा होता है, ट्रांसजेनिक काउ मतलब कि अपन लोगों ने उसके जीन में छेड़खानी करी है, उसने अपन लोगों ने बनाई, मतलब ऐसी काउ, हाँ यस, जो अपन को इतना अच्छा सामान देती है, यस, अपन ने ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, यस 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन देती है। अब यही आखिरी पॉइंट था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके बाद इसमें सब रीडिंग वाले पॉइंट है, बस सिंपल से है ना, उसको जल्दी देख सकते हैं अपन। जैसे कि वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन सेफ्टी में इनका यूज़ होता है। वैक्सीन सेफ्टी में कैसे यूज़ होगा इनका, मतलब अपन चाहें तो वैक्सीन की टेस्टिंग कर सकते हैं इससे, है ना, तो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग मतलब ट्रांसजेनिक माइस जो हैं उनको, इनका अपन वैक्सीन का टेस्ट करके देख सकते हैं, फिर बंदरों पे करते हैं, फिर बाद में आगे चलता रहता है ऐसे ही। फिर केमिकल सेफ्टी टॉक्सिसिटी टेस्ट, मतलब केमिकल के जो जहर है वो अपन टेस्ट करके देखते हैं बार बार, तो केमिकल कैसे काम कर रहा है, मतलब किसी भी एनिमल पे, है ना। तो टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन, इसमें क्या बोला, सम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो उससे पता चल जाता है कि कितना असर हो रहा है उस जहर का या फिर उस केमिकल का किसी भी एनिमल्स पर कितना असर होता है ना, तो उससे इमीडिएट रिजल्ट मिल जाते हैं, ये वाली बात है। सम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव, जो उसको क्या बनाते हैं, डैश सेंसिटिव बनाते हैं, मतलब मोर सेंसिटिव बनाते हैं, यहाँ पे डैश कर दो, चलो अच्छा, मोर सेंसिटिव बनाते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि उसके रिजल्ट जो है इमीडिएट रिजल्ट मिल जाते हैं उनको, इट गिव इमीडिएट रिजल्ट्स, है ना। कुल मिला के बात ये है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होंगे, हाँ जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ना, सुन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि यस 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 अंडरस्टूड, यू अंडरस्टूड, और जो अपने नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ना, वो क्या बोलते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, उनके अगेंस्ट कितना ज़्यादा एक्सपोज नहीं करते, मतलब उन्हें अफेक्ट नहीं पड़ता, यस, और वो लोग ना इमीडिएट रिजल्ट भी देते हैं। फाइनली कंप्लीटेड, है ना। अब अपन चलते हैं एथिकल इश्यूज़ पर, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, एटलीस्ट 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, जल्दी देख लें इसको, है ना। क्या होता है प्रॉब्लम्स ऑफ, अब एथिकल इशू क्या है, मतलब कैसे क्या है एथिकल इशू, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, अब इतने सारी अपन ने बकवास पढ़ी, बहुत देर से पढ़ रहे हैं अपन, 1.5 घंटा हो गया, और अच्छा चीज़ पढ़ी, हाँ तो वो जो बकवास थी, हाँ बकवास ही थी, वो ये बकवास थी कि अपन ने ये देखा था कि अपन छेड़खानी कर रहे थे कुल मिला के नेचर के साथ, हाँ, तो नेचर के साथ जो छेड़खानी हो रही है, उस छेड़खानी में कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ अपन गड़बड़ कर रहे हैं नेचर के साथ, तो अपन कुछ एथिकल इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा। कैसे एथिकल इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे? अपन हर किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, किसी का भी जीन उठा कहीं भी डाल दिया, है ना, तो इससे कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए अपन ने क्या करा, एक तो प्रॉब्लम्स है कुछ अपने पास, प्रॉब्लम्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट। क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं अपने सामने, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में कॉज अनप्रेडिक्टेबल, अब इसको पढ़ने की जल्दी पढ़ ले। जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन कॉज अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, एक सेट एन ऑर्गेनाइजेशन GX, एक बार पूछ चुके नीट का क्वेश्चन है ना, कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है, तो अपन बना देंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी टू मेक अ डिसीजंस। हाँ, टू मेक अ डिसीजन क्यों बनाया, टू मेक द डिसीजन क्यों, वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, किस उसकी वैलिडिटी कितनी होगी GM रिसर्च की, एंड सेफ्टी ऑफ GM जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस, है ना, रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, उसकी सेफ्टी कितनी सेफ्टी है मतलब उसमें, है ना। देन प्रॉब्लम्स ऑफ पेटेंट की प्रॉब्लम है। सर्टेन कंपनीज हैव गॉट पेटेंट्स फॉर द प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी दैट मेक, जल्दी मेरे साथ पढ़ना इसको, सर्टेन कंपनीज हैव गॉट पेटेंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्लांट, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, डेवलप्ड एंड यूज बाय फार्मर्स, इंडिजिनियस पीपल ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या होता है, बासमती राइस की प्रॉब्लम आई थी। जो बासमती राइस है और हर्बल मेडिसिन है, जैसे कि टर्मरिक और नीम ऐसी, और होने वाला है ख़त्म, बस 2 मिनट लगेंगे। क्या होता है, बासमती राइस जो होता है वो अपने इंडिया में बहुत पहले से उगता रहा है। 27 वेराइटी उसकी ऐसी हैं, 27 वेराइटी ऐसी हैं जो बासमती की हैं। 1997 में क्या हुआ, इंडिया में 77 वेराइटीज़ हैं बासमती राइस की। 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी ने 27 वेराइटी है, 1997 की बात चल रही है। 1997 में अमेरिकन कंपनी ने क्या करा, पेटेंट ले लिया बासमती राइस पर। कौन से राइस पर लिया, बासमती राइस पर लिया। किसने लिया, अमेरिकन कंपनी ने लिया। क्या करने के लिए, उन्हें पेटेंट ले लिया, है ना। तो फिर क्या हुआ, दिस इज़ अलाउड कंपनी टू सेल, उससे क्या हुआ, नई बासमती राइस की उन्हें वेराइटी उसको मिल गई, परमिशन मिल गई। दिस इज वाज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम इंडियन फार्मर, किसने डेवलप किया था उसको, इंडियन फार्मर ने डेवलप किया था। इंडियन बासमती राइस वॉज क्रॉस्ड विद सेमी डॉफ वेराइटी, तो इंडियन को किससे क्रॉस किया था उन्होंने, सेमी डॉफ वेराइटी से क्रॉस करवाया था, और अपनी नई नोवेलिटी की तरह उसको, नई वेराइटी की तरह उन्हें क्लेम कर दिया था। तो जिसको बासमती राइस, जिससे क्या होगा, बासमती राइस की सेलिंग जो हो गई वो रुक गई, मतलब इंडिया में या फिर बाहर जो और भी जगह है उनमें रुक गई थी। तो ये सारे ऐसे हुआ था। कुल मिला के बताऊँ शॉर्ट में, तो शॉर्ट में ये बताएं तो अमेरिकन कंपनी ने क्या करा, अपने बासमती राइस को हड़प लिया, मतलब अपने बासमती राइस ने उनको अपने नाम पे करवा लिया था, है ना। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। हाँ, तो इट इज़ रॉन्ग ना, इट इज़ रॉन्ग वो बोल क्या बोल सकते हैं उसको, इट इज़ रॉन्ग, अपने बासमती राइस को उन्होंने अपने नाम पे करवा लिया, मतलब अपने इंडिया के उन्होंने अपने नाम पे करवा लिया, है ना। तो दिस शुड नॉट बी हैपन। नाउ बायोपायरेसी की बात करते हैं। व्हाट इज़ बायोपायरेसी, तो बायोपायरेसी इट इज़ यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब हड़पना। यस, दे शुड नॉट डू दैट बिकॉज ऑफ इलिटरेसी इन इंडिया अबाउट देयर रिसोर्सेज। नाउ बायोपायरेसी क्या होती है, बायोपायरेसी ये होती है कि बायोपायरेसी इज़ द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं बिना ऑथराइज के, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, है ना, फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न, मतलब बिना किसी की परमिशन के हर कुछ यूज़ कर लेना, किसी के भी रिसोर्स यूज़ कर लेना, बायोपायरेसी होती है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज, हाँ करती हैं, हाँ, मोस्ट ऑफ द यस, हाँ। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे नेचर ऐसे हैं पुअर हैं जो कि और उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है ना। लेकिन द डेवलपिंग एंड द अनडेवलप्ड वर्ल्ड हैव रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायोरिसोर्सेज। इट हैज़ बीन डेवलप्ड लॉज टू प्रिवेंट द unauthorized exploration of the bioresources and traditional knowledge. Indian Parliament has cleared the second amendment of the Indian Parliament bill that has considered patent terms, emergency provision and research in the development initiative. तो इंडियन पार्लियामेंट ने क्या करा, क्लियर किया है सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट बिल, जिसमें क्या करा, पेटेंट को, मतलब पेटेंट अपने इंडिया में भी होने लगे। पहले पेटेंट नहीं होते थे इंडिया में ज़्यादा, पर इंडिया में भी क्या होने लगे, पेटेंट होने लगे, जिससे क्या होगा, अपने रिसोर्सेज का सही से अपन यूटिलाइज कर पाएंगे और दूसरों के नाम पे होने से बचा पाएंगे उनको, है ना। फिर फाइनली चैप्टर इज कम्प्लीटेड एंड इन ओनली
190 minutes it is complete and it will be revised only in, पता है, मुश्किल से 30 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, है ना, कभी भी हर कैसे कंडीशन में। थोड़ा बहुत पढ़ना है क्या रिवीजन? नो हो गया कंप्लीट? यस, तो फाइनली वी विल डू इट्स PYQ in the next or next to next section and thank you very अपन much, भी अभी भी कर सकते हैं पढ़ने। thank you very much। अभी